हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है उद्योगीकरण का युग। उद्योगीकरण के युग के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इसी बुक के 3 चैप्टर पहले कंप्लीट करा दिए हैं और उनके एमसीक्यूज भी करा दिए हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है। एक 10th क्लास की थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें आपको बुक के सारी चैप्टर मिलेंगे, और दूसरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है एमसीक्यू की, उसमें आपको 10th क्लास एसएसटी एनसीईआरटी की सभी बुक के एमसीक्यूज मिलेंगे। तो अभी तक आपने इससे पहले के चैप्टर नहीं देखे या आपने ज्योग्राफी नहीं देखी है, पॉलिटी नहीं देखी है, तो आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं उद्योगीकरण के बारे में। ठीक है, आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है क्योंकि मैंने इसको ब्लैक एंड व्हाइट मोड पर डाला है, क्योंकि जो व्हाइट कलर का होता है ना, उससे आप लोगों की आंखों पर ज्यादा रोशनी पड़ती है तो देखने में आपको दिक्कत होती है। कमेंट में आया था कि मैडम आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर लेंगी तो हमें ज्यादा अच्छे से दिखेगा, तो इसलिए मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कर रखा है। ठीक है, उद्योगीकरण का युग। उद्योगीकरण का युग का मतलब होता है उद्योग से लिया गया है। ये शब्द जो बना है ये उद्योग से बना है। उद्योगीकरण का मतलब होता है कि नई नई फैक्ट्रियां खुलना। ठीक है, नए नए उद्योग लगना, नई नई फैक्ट्रियां खुल रही है, नई नई चीजें बन रही हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं उद्योगीकरण का क्या मतलब होता है कि नई नई चीजों का आविष्कार हो रहा है, नई नई चीजें बन रही हैं। ठीक है, किस तरह की नई नई चीजें बन रही हैं कि जब ये उद्योगीकरण हुआ, ये लगभग हुआ 1760 के आसपास, यानी कि 18वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी, इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अगर टाइम चल रहा है 1700 वाला, तो हम काउंट करते हैं 18वीं शताब्दी में। ठीक है, अगर 1800 कुछ का समय चल रहा है तो 19वीं शताब्दी में। ठीक है, तो हम जो शताब्दी लेते हैं ना, उससे आगे वाली लेते हैं। जैसे 1700 चल रहा है तो 18वीं शताब्दी, 1800 चल रहा है तो 19वीं शताब्दी। ठीक है, आप ध्यान रखना ये चीज। तो हमारा जो उद्योगीकरण हुआ वो कौन सी शताब्दी में हुआ? 18वीं शताब्दी में। ठीक है, तो ये जो उद्योगीकरण की शुरुआत हुई कहीं ना कहीं इंग्लैंड से हुई थी। और इंग्लैंड से क्यों हुई थी? क्योंकि सबसे ज्यादा उस समय पॉपुलेशन अगर बढ़ रही थी तो वो इंग्लैंड की बढ़ रही थी। ठीक है, अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो खाने पीने को भी सामान चाहिएगा। जब खाने पीने के लिए सामान चाहिएगा, पहनने के लिए कपड़े चाहिएंगे, इस्तेमाल करने के लिए बाल्टी, मग, ठीक है, बेड, सोफा, कुछ सारी चीजें चाहिएंगी ना। तो इन सबको बनाने के लिए बड़े बड़े उद्योग लगाने पड़े। ठीक है, मेनली कपड़ों के लिए। तो इन कपड़े वगैरह ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए क्या लगाने पड़े? उद्योग लगाने पड़े। तो औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले हुई थी इंग्लैंड से। ठीक है, अभी देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप ही की बुक में ये 2 चित्र दिए हुए हैं। एक ये वाला चित्र दिया हुआ है, एक ये वाला चित्र दिया हुआ है। जरा हम एक बार शॉर्ट में इनको देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। और हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो से पहले मैंने पूरे चैप्टर की कहानी एक ही वीडियो में बताई है। बहुत शॉर्ट मैं पूरी कहानी आपको बता दी है। अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख सकते हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में ही मिलेगी। ठीक है, चैप्टर ऐसे लिखा होगा उस पर, चैप्टर 4 हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 4। और पूरे चैप्टर की कहानी एक ही वीडियो में। ठीक है, ऐसा उसकी थंबनेल पे लिखा होगा तो उसमें आप देख लेना। देखो, ये एक चित्र दिखाया गया है उसी टाइम का, 18वीं शताब्दी का। इसमें क्या दिखाया गया है कि बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं। जैसे इंजन दिखाया गया है, रेल का इंजन दिखाया गया है, और इसमें वो कैमरा दिखाया गया है, बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं। और एक देवी जैसी महिला दिखाई गई है, मतलब जैसे हमारे यहाँ देवी की प्रतिमा होती है उस टाइप की एक महिला दिखाई गई है। और इसमें वो क्या दिखाया जा रहा है कि वो एक जहां पर उसने अपने पैर टिका रखे हैं उसके पंख लगे हुए हैं। यानी कि ये इस फोटो में ये चीज दिखाने की कोशिश की गई है कि उस टाइम यूरोप की जो प्रगति थी, यूरोप का जो विकास था, उसको क्या था? पंख लगे हुए थे, क्योंकि पंख वाले पर ये खड़ी हुई हैं। ठीक है, देवी जी। और दिखाया गया है कि उन्होंने किस किस चीज का इन्वेंशन कर लिया था उस टाइम तक। जैसे इसमें दिखाया गया है रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाने जैसी चीजें यहाँ पर पीछे दिखाई गई हैं। ठीक है, देखो, कोई भी चीज है अगर मेरे को भी पढ़ाने से छूट जाती है तो लाइन टू लाइन आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पढ़े। ठीक है, इस सारी चीजों में, मतलब इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। ईटी पॉल म्यूजियम कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक कविता प्रकाशित की थी। संगीत यानी कि म्यूजिक, जिसकी जल्द पर दी गई तस्वीरों में नई सदी के उदय यानी कि डॉन ऑफ द सेंचुरी का ऐलान किया गया था। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि तस्वीर के माध्यम से एक देवी जैसी तस्वीर है। यह देवी हाथ में नई सदी की ध्वजा लिए प्रगति का फलिस्ता दिखाई देती है। मतलब वही चीज जो मैंने आपको दिखाया कि वो क्या शो किया गया है कि अब उस समय जो यूरोप की अर्थव्यवस्था थी या विकास था, वो क्या हो रहा था? उसको पंख लगे हुए थे। ठीक है, यानी कि वो बहुत तेज स्पीड से चल रहा था। उनका एक पांव पंखों वाले
पहिए पर टिका हुआ है। यह पहिया समय का प्रतीक है। उनकी उड़ान भविष्य की ओर है। उसके पीछे उन्नति का चिन्ह तैर रहे हैं। ठीक है, रेलवे यानी कि रेलवे का विकास चल रहा था उस समय। कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाना। ठीक है, तो जो पुराने मुगलों के टाइम के जो फोटोग्राफ मिलते हैं, तो वो अंग्रेज अपने साथ लेके आए होंगे जब हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, तो कभी कभी बादशाहों को खुश करने के लिए उनकी तस्वीर निकाल दिया करते होंगे। ठीक है, आगे इसमें दे रखा है मशीनों और तकनीका का यह महिमा मंडल एक अन्य तस्वीर और भी ज्यादा साफ दिखाया गया है। यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से भी पहले की छपी हुई है। इस तस्वीर में 2 जादूगर दिखाए गए हैं। ऊपर वाले हिस्से में प्राच्य, ठीक है, प्राच्य, प्राच्य का मतलब होता है एशिया के देश। ठीक है, एक बारी मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। देखिए देखिए, ये है आपका वर्ल्ड मैप, आप देख पा रहे होंगे। उसमें खोलूंगी, मुझे टाइम लगेगा। ये जो एरिया है ये क्या है? ये है आपका एशिया। ठीक है, एशिया में कौन सा देश आता है? रूस आता है। रूस का कुछ हिस्सा यूरोप में आता है, ठीक है, और कुछ हिस्सा किस में आता है? एशिया में आता है। तो आप रूस को एशिया में भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, रूस, ठीक है, रूस हो गया। और आपका ये ईरान, इराक, भारत, मंगोलिया, चीन, ठीक है, कजाकिस्तान, और ये जितने भी नीचे के ये देश है, इंडोनेशिया वगैरह, ये सारी की सारी किसमें है? ये सारी की सारी आपके एशिया में है। ठीक है, तो एशिया के लोगों को बोला गया प्राच्य। ठीक है, क्या बोला गया? प्राच्य। और यूरोप के लोगों को बोला गया पाश्चात्य। ठीक है, यूरोप के लोगों को क्या बोला गया? पाश्चात्य। क्योंकि आप वैसे भी देख सकते हैं कि ये जो है जीरो, ये 0 डिग्री है। ठीक है, तो इधर वाले देशों को क्या बोला गया? पाश्चात्य। और इधर वाले को बोला गया प्राच्य। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये पूर्वी देश है और ये पश्चिमी देश है। ठीक है, यानी कि हमारी जो सभ्यता आ रही है, हमारी यानी कि हमारी रूस की बोल सकते हैं हम, भारत की बोल सकते हैं, चीन की बोल सकते हैं। इनकी जो ये जो देश आ रहे हैं, ये आ रहे हैं प्राच्य में। ठीक है, ये किस में आ रहे हैं? ये प्राच्य में आ रहे हैं। और या ये जो आ रहे हैं, ये पूर्व या प्राच्य एक ही बात है। ठीक है, तो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो प्राच्य लोग हैं, यानी कि जो एशिया के लोग हैं, वो पीछे रह गए हैं और यूरोप के लोग आगे निकल रहे हैं। ठीक है, देखो इस तस्वीर में 2 जादूगर दिखाए गए हैं। ऊपर वाले हिस्से में प्राच्य इलाके का अलादीन है, जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़कर एक भव्य महल का निर्माण किया है। ठीक है, देखो ये एक चित्र है, अपनी बुक में देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। ये ब्लैक एंड व्हाइट हुआ पड़ा हो रखा है, इसलिए आपको इतना साफ नहीं दिखाया रखा है। इसमें क्या है? एक एशिया को इस तरह से दिखाया गया है कि एक अलादीन है जिसके पास एक चिराग है, वो उसको रगड़ के क्या बना रहा है? महल। ठीक है, मतलब एशिया वाले लोग जो हैं वो जादू टोना इस सब में लगे हुए हैं, जबकि जो यूरोप वाले लोग हैं वो अपनी तरक्की कर रहे हैं और वो अपनी मेहनत से बिल्डिंग बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, एल्फिल टावर बना रहे हैं। ठीक है, पानी के जहाज बना रहे हैं, ये सारी चीजें बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें यही लिखा हुआ है कि ये तस्वीर आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती है। इस गाथा में आधुनिक विश्व दूत तकनीकी बदलावों व आविष्कारों, मशीनों व कारखाने, रेलवों और वाष्पोतों की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। इसमें औद्योगिकरण की इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। यानी कि ये दिखाने की कोशिश की गई है कि उस समय क्या हो रहा था, यूरोप या पश्चिमी देश बहुत तेज गति से प्रगति कर रहे थे मुकाबले किसके? एशिया के। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अब ये छवियां और ये संबंध लोकमानस का हिस्सा बन चुके हैं। क्या आप भी तेज उद्योगीकरण को प्रगति व आधुनिकता के काल के रूप में नहीं देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतों व पुलों का विस्तार समाज के विकास को ओतक होता है? यानी कि उस समय यूरोप में क्या चल रहा था कि रेलवे, फैक्ट्रियां और ये गगनचुंबी मतलब कि ऊंची से ऊंची इमारतों का निर्माण हो रहा था। ये छवियां किस प्रकार से विकसित हुई, इन विचारों से हमारा क्या संबंध है, ये सारी चीजें इसमें दे रखी हैं। तो ये इन सब का अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा, इसका फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार एक चीज और रह गई पीछे, मैं उसको भी आपको बताना चाहती हूँ। इसमें लिखा है नए शब्द के बारे में, यानी कि प्राच्य के बारे में। इसमें लिखा है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। आमतौर पर यह शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया गया है। पश्चिमी नजरिए में प्राच्य इलाके पूर्व, आधुनिक, परंपरागत और रहस्यमय थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें बोली गई हैं कि प्राच्य जो सभ्यता है या प्राच्य जो लोग हैं, प्राच्य यानी कि एशिया के जो लोग हैं, वो
ऐसे ही दिखाए गए हैं कि परंपराओं में चल रहे हैं, मतलब पिछड़े टाइप के लोग दिखाए गए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पार्ट फर्स्ट से कि किस तरह से उद्योगीकरण हुआ। ठीक है, कोई भी चीज एक दिन में तो शुरू नहीं हो जाती कि चलो जी आज से उद्योगीकरण स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो सारी चीजें धीरे धीरे होती हैं। तो किस तरह से उद्योगीकरण क्रांति से पहले की जो चीजें थी वो हम इस पार्ट में देखेंगे। यानी कि हम इस पार्ट में ये जानेंगे कि उद्योगीकरण कैसे हुआ, उसकी शुरुआत कहाँ थी। ठीक है, तो इन्होंने बोला है औद्योगिक क्रांति से पहले। ठीक है, औद्योगिक क्रांति से पहले किस तरह के हालात थे यूरोप में, और उन हालातों की वजह से कैसे उद्योगीकरण हो गया, क्योंकि हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। उद्योगीकरण के पीछे भी कोई ना कोई वजह हुई होगी। एक दिन में फैक्ट्रियां नहीं बन गई होंगी, एक दिन में मशीन का निर्माण नहीं हो गया होगा। ठीक है, धीरे धीरे आइडियाज आते रहे होंगे, धीरे धीरे चीजें होती रही होंगी। तो किस तरह से होती रही वो सब हम इस वाले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, आइए इसमें देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कह रही है इसके विषय में। तो एनसीईआरटी इसके विषय में कह रही है कि उद्योगीकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ जोड़ते हैं। और एक मिनट, जोड़कर देखते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशय फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पाद से होता है। और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो भी हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से होता है। औद्योगिकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज की हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि औद्योगिकरण की शुरुआत कैसे हुई। हमको लगता है कि औद्योगिकरण का क्या मतलब होता है, फैक्ट्रियां होती हैं। औद्योगिकरण का क्या मतलब होता है, बड़े बड़े कारखाने, उसमें कर्मचारी काम कर रहे हैं। लेकिन ये चीजें जब बिल्कुल शुरू में बन रही होंगी तो बिल्कुल ऐसी नहीं होंगी जैसे अब है। ठीक है, सारी चीजें अब तो सिस्टमेटिक तरीके से होती है कि एक फैक्ट्री है, उसमें मशीन लगी हुई है, उसमें मजदूर काम कर रहे हैं। मजदूरों के घंटे निर्धारित हैं कि सुबह को इतने बजे आएंगे और शाम को इतने बजे उनकी छुट्टी होगी। ठीक है, बीच में लंच होगा, वो 1 घंटे का होगा या जितना भी वो फैक्ट्री मालिक डिसाइड करता है, वो सारी चीजें। ठीक है, और महीने में सैलरी मिलेगी, इस डेट को सैलरी मिलेगी। तो ये सारी चीजें अब डिसाइड होती है, पहले तो ऐसा नहीं हुआ होगा जब ये चीजें चल रही थी। तो किस तरह से चल रही थी वो हम देखते हैं आगे। और इस सोच में देखिए, एक मिनट, और इस सोच में एक समस्या है। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले भी अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे ऐतिहासिक इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि उद्योगीकरण कहते हैं। ठीक है, का नाम देते हैं। आदि उद्योगीकरण का क्या मतलब हो गया? आदि उद्योगीकरण का मतलब हो गया कि ऐसा नहीं है कि जब ये फैक्ट्रियां वगैरह लग रही थी तभी उत्पादन बड़ी मात्रा में हो रहा था, उससे पहले भी हो रहा था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में सामान खरीदना और बेचना। ठीक है, और बहुत बड़े लेवल पर कहाँ काम चल रहा था? बहुत बड़े लेवल पर हमारे भारत में काम चलता था, है ना। ऐसा नहीं है कि भारत दुनिया के सामने तब आया जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए, नहीं। भारत की चर्चा और चीन की चर्चा बहुत पहले से होती आई है। और क्यों होती आई है? क्योंकि चीन बहुत सारी सामान विदेशों में बेचते थे। ठीक है, जो सिल्क रूट बनाया, जो रेशम मार्ग बनाया, वो चीन के व्यापारियों ने बनाया। ठीक है, उस रास्ते भारत का भी सामान बिकता था। तो भारत बहुत ज्यादा फेमस था अपने कपड़ों के लिए। ठीक है, कपड़े मेनली कहाँ, कपड़ों के कारखाने मेनली कहाँ थे? कपड़ों के कारखाने थे मेनली गुजरात में, महाराष्ट्र में। ठीक है, गुजरात के आसपास के सारे इलाकों में, महाराष्ट्र के आसपास के सारे इलाकों में, क्योंकि यहाँ जो कपास होती है वो A1 कपास होती है, मतलब पूरे विश्व में सबसे अच्छी कपास अगर हम कहें तो भारत में होती है। ठीक है, तो उस समय भी होती थी। तो यहाँ के जो कपड़े थे, यहाँ की जो कपास थी, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। और हम इन सारी चीजों को बेचते थे पहले से ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये उद्योगीकरण वहाँ इंग्लैंड में हुआ तो हम इंग्लैंड को सारा श्रेय दे दें। ऐसा नहीं है, पहले से भी चीजें चलती रही, पहले से भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार चलता था, एक दूसरे के देशों में बिकते थे। आपने 6 क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी में ये चीज देखी थी कि जो सभ्यताएं मिली हैं हमारे यहाँ गुजरात में, जो सभ्यता मिली पुरानी सिंधु घाटी की, जो महाराष्ट्र में कुछ साक्ष्य मिले हैं उसके, कुछ पाकिस्तान में भी हैं उसमें। तो उसमें हमने देखा कि वो लोग व्यापार करते थे मिस्र के लोगों के साथ। ठीक है, क्योंकि मिस्र के लोग के कई सारी चीज मिली है, सिक्के मिले हैं, कई सारी ऐसी पहचान मिली है जिनसे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ के लोग जो थे उन लोगों के साथ व्यापार करते होंगे, कुछ सामान वहां भेजते होंगे, कुछ सामान वहां से लाते होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि औद्योगिकरण यूरोप की वजह से हुआ या फिर यूरोप में पहले से हुआ।
और इसका सारा श्रेय हम यूरोप को देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें पहले से होती रही है, ठीक है, बहुत पहले से होती रही है। नेक्स्ट है इसमें 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपियन शहर के सौदागर गांव की तरफ रुख करने लगे थे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहर के सौदागर, सौदागर कौन लोग थे? सौदागर वो लोग थे जो कच्चा माल खरीदते थे, ठीक है, फिर उसको पक्के माल में कन्वर्ट करते थे, और फिर एक तरह के व्यापारी थे, ठीक है, सौदा करने वाले एक तरह के क्या थे? व्यापारी थे, कि कहीं से कच्चा माल लिया, कहीं से उसको कतवा लिया, कहीं से उसके धागे बनवा लिए, फिर उसको कहीं कपड़ा बनाने के लिए दे दिया, इन सारे प्रोसेस से अलग अलग करवा के और फिर कपड़े को मार्केट में बेच दिया, ठीक है। ऐसा आप मान सकते हैं कि सौदागर क्या थे? एक तरह के व्यापारी थे। तो वो उनका क्या होने लगा? गांव की तरफ रुख करने लगे। अब आप सोचेंगे कि सौदागर गांव की तरफ क्यों जा रहे थे? क्योंकि उस समय क्या होता था, शहर में निर्माण होता था पहले से ही, ठीक है। मार्केट बनने का मतलब ये है कि कहीं जहां मार्केट है वो शहर होता है, ठीक है। बड़ी बड़ी मार्केट गांव में नहीं देखने को मिलती, शहरों में मिलती है। तो मार्केट में सामान भी बिकता है, तो सामान शहर के लोग ही बनाते थे। अब माल की इतनी ज्यादा डिमांड होने लगी कि और लाओ और लाओ और लाओ, तो जो शहर के लोग थे वो उतना काम नहीं कर पा रहे थे। तो उन्हें इन्होंने क्या देखा सौदागरों ने, कि भाई चलो अब गांव की तरफ चलते हैं। गांव की तरफ क्यों चलते हैं? कि गांव के लोगों से काम ले लेंगे हम, ठीक है, यानी कि पार्ट टाइम जॉब करवा लेंगे हम गांव के लोगों से। तो इन्होंने कैसा किया, वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे, ठीक है। गांव में गए, किसानों को और कारीगर यानी कि कोई भी काम करने वाले, ठीक है, कारीगरों को पैसे देते थे और उनसे अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे, ठीक है। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार में दुनिया के विभिन्न अंगों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी थी। उपनिवेशों की स्थापना के कारण का मतलब होता है कि 18वीं शताब्दी में जब यूरोप की जनसंख्या बढ़ रही थी, ठीक है, तो यूरोप के लोग क्या कर रहे थे? खाने पीने की वहां कमी चल रही थी, तो यूरोप के लोग दूसरी दूसरी जगह व्यापार करने के लिए जा रहे थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही यूरोप की बाकी बाकी देशों की भी कंपनियां दूसरे दूसरे देशों में जा रही थी, और वो धीरे धीरे क्या कर रही थी, बिल्कुल यही तरीका था जैसे हमारे देश में उन्होंने किया, ऐसे ही उन्होंने पूरी दुनिया के देशों में उपनिवेश कर लिया, यानी कि इनडायरेक्टली अपना कब्जा जमा लिया था, ठीक है। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर यूरोप के लोगों ने उपनिवेश नहीं किया। अमेरिका में भी किया था, ठीक है, कनाडा में भी किया था, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के जितने भी देश हैं उन सब में किया है, अफ्रीका के सारे देशों में किया है, एशिया के सारे देशों में किया है, ठीक है। ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर अंग्रेजों ने उपनिवेश नहीं किया। अगर आपको यूरोप के अलावा कहीं भी भूरे लोग मिल रहे हैं, गोरे लोग मिल रहे हैं, सुनहरे बाल वाले लोग मिल रहे हैं, तो आप समझ जाना कि वो कभी ना कभी उनके पूर्वज यहाँ व्यापार करने आए होंगे और फिर इन्होंने यही अपना अधिकार जमा लिया, ठीक है। भारत एक अकेला ऐसा देश है जहां इतनी बड़ी संख्या में अंग्रेज आए और फिर आजाद होते ही देश वो सारे के सारे लौट कर चले गए, ठीक है। अंग्रेज तो हमारे ना के बराबर देखने को मिलते हैं, नहीं तो बाकी के देशों में बहुत ज्यादा अंग्रेजों की संख्या मिलती है देखने को। और उसका मेन कारण यही है कि वो लोग व्यापार करने आए, जब वो देश आजाद हुए उनको बोला कि भाई तुम जाओ, हम अपना अपने आप कर लेंगे, जैसे हमारे देश में 1947 में क्या हुआ था। तो वहीं पर कुछ अंग्रेज रह गए, ठीक है। तो जो आपको अंग्रेज दिख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, जितने भी अंग्रेज हैं वो सारे के सारे यूरोप के हैं। उन्होंने यूरोप से आए थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मूल नागरिकों को मार दिया, और इतनी बड़ी तादाद में मार दिया कि आज वहां के ऑस्ट्रेलिया के लोग जो हैं वो 10-5% रह गए, और सारे के सारे वो यूरोप के लोग ही रह रहे हैं। मतलब इतना मारा उनको, इतना मार ही दिया, मतलब बिल्कुल काट काट दिया उनको, ठीक है। उनको मरने के लिए मजबूर कर दिया, उनको भूखा मार दिया, मतलब जो भी तरीका था उनको मारने का सारे तरीके अपनाए और उनकी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया। तो औपनिवेश का मतलब होता है कि किसी दूसरे देश में जाकर उस पर गलत तरीके से कब्जा कर लेना, वहां पर ही रहना। तो औपनिवेश चल रहा था, यानी कि दूसरे दूसरे देशों में वो जाकर अपना व्यापार के बहाने जा रहे थे और वहां पर शासन कर रहे थे। अब जब विदेशी लोग आ रहे हैं, कुछ सामान बेच रहे हैं, तो विदेशी सामान, हमारे दिमाग में ये मेंटेलिटी होती है, अब तो लोग बहुत चेंज होते रहे हैं, मेड इन इंडिया ही खरीद रहे हैं, और मेड इन इंडिया ही खरीदना चाहिए सबको, ठीक है। जितना संभव हो सके उतना मेड इन इंडिया खरीदो, कि अपने देश की तरक्की करो, है ना। हमें विदेश की जीडीपी क्यों बढ़ानी है? तो जो विदेश का सामान आ रहा था उस पर जो अमीर लोग, हर देश में अमीर लोग होते हैं, वो सोचते थे कि हम विदेशी कपड़ा पहने, ठीक है, हम विदेशी चीजों को अपनाएं। होता है ना कि ये हम घड़ी जापान से लेके आए हैं, ये जो कंगन है ये हम वहां से लेके आए, ये टी शर्ट हम चीन से लेके आए, ठीक है, ट्राउजर हम यूरोप से लेके आए। तो ऐसा कुछ होता है ना, आप कितने खुश होकर बताते हैं कि ये जो सामान है ये हमारे रिलेटिव वहां से हमारे लिए लेके आए थे, ठीक है। आप कितने गर्व के साथ बताते हैं। तो यही चीज पहले होती थी। तो पहले होती थी का मतलब ये हो गया कि जो चीज बाहर से आ रही है उसकी डिमांड बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। उस समय हमारे देश में भी बहुत सारे रईस होंगे, तो वो क्या कर रहे थे, जो इंग्लैंड में सामान बन रहा था उसका यूज कर रहे थे, तो वहां पर डिमांड बढ़ती गई। अब जब 10 आदमी है, ठीक है,
एक दिन में 10 टी शर्ट बना रहे हैं, 10 बिक रही है, ठीक है, फिर एक दिन में वो 10 ही बना रहे हैं, आदमी तो इतने ही है ना, तो इतने ही बना पाएंगे, 10 टी शर्ट फिर बना रहे हैं, फिर अगले दिन 10 टी शर्ट बना रहे हैं, उपनिवेश बढ़ता जा रहा है। तो जिन जिन देशों में वो जा रहे हैं उन दिन देशों में डिमांड बढ़ती जा रही है, कारीगर उतने ही है, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, अब उसकी पूर्ति कैसे होगी? व्यापारी को तो लालच रहता है ना कि जितना ज्यादा सामान मैं बेच दूंगा उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट होगा। तो उन्होंने क्या किया कि शहर में तो चल ही रहा था काम, उन्होंने गांव के भी किसान पकड़ने शुरू कर दिए। और देखो सबको पता है कि खेतों में काम पूरी साल नहीं होता है, ठीक है, पूरी साल नहीं होता है, 7 दिन 24 घंटे नहीं होता है वहां पर काम। कुछ टाइम होता है जब खेतों में काम होता है, कुछ टाइम ऐसा होता है जब खेतों में काम नहीं होता है। जैसे खेत बो दिए तो 8-10 दिन फिर कुछ काम नहीं रहेगा, फिर थोड़ा सा नला दिया, फिर 8-10 दिन कुछ काम नहीं रहेगा, पानी लगा दिया, फिर थोड़े दिन कुछ काम नहीं रहेगा, ठीक है, इस तरह से होता है काम। फिर जब कटाई का समय आता है फिर काम होता है 8 दिन 10 दिन। तो बीच बीच का जो समय होता है ना, तो किसान भी चाहते थे कि कुछ काम हमें करने को मिल जाए, क्योंकि जनसंख्या एकदम से बढ़ रही थी। मान लो पहले परिवार में 5 सदस्य थे, अब 10 सदस्य होने लगे। जनसंख्या क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि मेडिकल सुविधाएं बढ़ रही थी। पहले एक महिला के अगर 12 बच्चे हो रहे हैं तो उसमें से 7-8 मर जाते थे, कोई ठंड से मर गया, कोई गर्मी से मर गया, कोई दूसरी बीमारियों से मर गया। मेडिकल सुविधाएं मिलने लगी तो 12 की 12 जीवित रहने लगे, यानी कि 10 तो कम से कम जीवित रहने लगे। अब इन 10 लोगों का खर्चा चलाना भारी, ठीक है। तो जब यूरोप के जो सौदागर थे जब गांव में गए, उन्होंने कहा कि भाई किसानों हमारा थोड़ा सा काम कर दो। किसान बिल्कुल तैयार थे कि हाँ जी जो काम है हम कर देंगे, क्योंकि हम पेट नहीं भर पा रहे हैं हमारी जो खेती है इससे, ठीक है। तो किसानों और कारीगरों को पैसे देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उत्पादन कराते थे। उस समय विश्व व्यापार विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेश की स्थापना के कारण, उस उपनिवेश यानी कि गलत तरीके से कब्जा करके किसी भी देश में रहना, विस्तार और दुनिया के विभिन्न उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीजों की महंगाई बढ़ने लगी। इस महंगाई को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहने वाले उत्पादन नहीं बढ़ा सकते थे, ठीक है, मतलब वो ही पूरा नहीं कर पा रहे थे, इतना ज्यादा सामान नहीं बना पा रहे थे शहर का लोग। इस वजह से वजह यह थी कि शहरों में शहरी दस्तकार और व्यापारी गिल्ड्स, ठीक है, गिल्ड यानी कि व्यापारियों के समूह को बोला गया है गिल्ड्स, ठीक है, व्यापारियों के समूह को बोला गया गिल्ड्स, काफी ताकतवर थे। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे, यानी कि जो चीजों को बनाते हैं उसके संगठन होते थे। गिल्ड्स से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षित देते थे, यानी कि प्रशिक्षण करते थे उनका, कारीगरों का, और उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे और प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन और मूल्य तय करते थे। यानी कि सारा बागडोर किसके हाथ में थी? इन व्यापारियों के हाथ में, ठीक है, इन गिल्ड्स के हाथ में थी। और ये अपने हिसाब से क्या करते थे, उन्हें जितने लोगों की जरूरत होती थी उनको ट्रेनिंग देते थे काम करने की, और काम पे लगा देते थे। और माल को कितने रुपए में बेचा जाएगा, कच्चा माल कितने में खरीदा जाएगा, वो सब कौन डिसाइड करता था? ये व्यापारी डिसाइड करते थे। यानी कि सारा मुनाफा किसके हाथ में? व्यापारियों के हाथ में, ठीक है। किसान बेचारा नुकसान में रहता था, कारीगर बेचारे नुकसान में रहते थे, ठीक है। जैसा कि मैंने 8th क्लास में बताया था कि कपड़े का जो दादन व्यवस्था थी उसमें क्या था कि सारा फायदा कौन उठा रहे थे? अंग्रेज उठा रहे थे भारत में, है ना, क्योंकि वो कपास खरीद रहे थे। मान लो भारत में जो कपड़ा बन रहा था उसमें उन्होंने जब इंटरफेयर करना चालू किया तो उन्होंने क्या किया, 10 रुपए में कपास खरीदी, ठीक है, 2 रुपए उसके खरीद के 2 रुपए में किसी से उसका धागा बनवा लिया, फिर 2 रुपए फिर 2-3 रुपए में उसको तैयार करवा लिया, ठीक है। और कॉस्ट कितनी आ गई? मान लो 15 रुपए आ गई, तो उसको 30 रुपए में मार्केट में बेच दिया। 15 रुपए किसको मिल गए? व्यापारी को, यानी कि अंग्रेजों को मिल गई, ठीक है। 15 रुपए बचा रहे हैं, पूरे के पूरे काम नहीं कर रहे कुछ भी, और इन बेचारे लोगों को नुकसान होता था, क्योंकि ये तो जो किसान है जो 10 रुपए में बेच रहा है वो पूरी साल मेहनत करेगा, तब उसके कपास होगी, फिर पानी भी लगाना है, सारी चीजें खर्च भी करनी है उसमें, ठीक है, पूरी साल काम भी करना है। इनको 2 रुपए मिल रहा है, इनको कुल 3 रुपए मिल रहा है, तो ये तो बेचारे गरीब ही रहा है और व्यापारी क्या हो गए? अमीर हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर थी कि जो व्यापारी थे सारा होलसेल मालिक व्यापारी थे, और जो गरीब लोग थे यानी कि जो किसान थे यूरोप के, या फिर जो और अन्य लोग थे जो कारीगर टाइप के लोग थे, उनको इतने पैसे नहीं मिलते थे। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड्स से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा मूल्य तय करते थे, तथा व्यवसाय में नए लोगों के आने से रोकते थे। यानी कि ये संगठन बना के रहते थे, ग्रुप बना के रहते थे। कोई अन्य व्यक्ति को व्यापारी नहीं बनने देते, ठीक है, कोई अन्य व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जाने नहीं देते थे, मतलब कि वो उन्होंने अपने हिसाब से बना रखा था कि हम 12 व्यापारी हैं, 12 ही काम करेंगे, ठीक है, किसी 13वें व्यक्ति को व्यापारी नहीं बनने देंगे, ठीक है, क्योंकि वो कंपटीशन
कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर लेते थे। चीजों के जो रेट थे अपने हिसाब से तय करते थे, कब हमें ज्यादा मुनाफा लेना है, कब हमें कम मुनाफा लेना है, तो सारी चीजें अपने हिसाब से करते थे। तो अन्य लोगों को इसमें एंट्री नहीं देते थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें हाँ, व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादकों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था। यानी कि ये जो इतने शक्तिशाली थे कि हम अपने हिसाब से सारी चीजें करेंगे, ना दूसरे आदमी को एंट्री करने देंगे व्यापार में, ना हम किसानों को लाभ देंगे, ना सौदागरों को लाभ देंगे, सॉरी सौदागर तो यही थे, ना हम कारीगरों को लाभ देंगे। तो इतनी सारी पावर उनके पास कहाँ से आई? इतनी सारी पावर उनको आई शासकों से। यानी कि जो देश के राजा होते थे, जो बड़े अधिकारी होते थे, उनके साथ ये मिले होते थे और खुद ही सारी चीजों को संभालते थे। अगर कोई बीच में घुसता तो ये शासक से शिकायत कर देते, शासक फिर उसको दंडित करता। तो ये अपने हिसाब से करते थे। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गांव की तरफ जाने लगे। अब शहर का पूरा होलसेल मालिक कौन थे? ये सौदागर थे, गिल्ड्स थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो छोटे लोग वो भी व्यापार करना चाहते थे, वो क्या करने लगे, वो सौदागर गांव की तरफ जाने लगे और गांव में गरीब लोगों के साथ डील करने लगे। गांव में गरीब काश्तकारों और दस्तकारों यानी कि वो जो छोटे छोटे काम करते हैं उनके लिए बोला गया है, सौदागरों के लिए काम करने लगे। जैसे कि आपने पिछले साल पाठ्य पुस्तक में देखा कि यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होने जा रहे थे और कॉमन्स की बाड़बाड़ी की जा रही थी। इसका मतलब यह है कि खेत खत्म होते जा रहे हैं का मतलब है कि नई नई बिल्डिंग्स बन रही थी। उस समय जब यूरोप में जनसंख्या बढ़ रही थी तो उसको रहने के लिए भी जगह चाहिए, तो नई नई बिल्डिंग्स बन रही थी। तो खेत खत्म होते जा रहे थे, जिन खेतों में अनाज उगाए जाते थे वो खेत खत्म हो रहे थे, नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, नए स्कूल बन रहे हैं, तो वो खेत खत्म हो रहा है। और क्या कर रही थी, जो कंपनियां थी वो बार बार लगा रही थी, मतलब बाउंड्री सेट कर देती थी कि ये इस बाउंड्री के खेत या इस बाउंड्री का जो एरिया है वो हमारा है, उसमें कोई दाखिल नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब खूब मनमानी चल रही थी इन व्यापारियों की उस समय। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा जमीन के जलवान की लकड़ी, जलवन की लकड़ी का मतलब है कि जो वन में लकड़ी होती है ना, उनके बारे में बोला है। जलावन की लकड़ी, बोरियां, सब्जियां, भूसा और चारा आदि बीन कर काम चलाने वाले छोटे किसान और गरीब किसान आमदनी के लिए नए स्रोत ढूंढ रहे थे। जैसे उन्होंने हमारे यहाँ के लोगों के साथ किया था, मैंने 8th क्लास में आपको पढ़ाया था कि वो उन्होंने क्या किया कि सारे जंगलों पे अपना अधिकार जमा लिया, जनजाति के लोगों को भगा दिया। उनको क्या बोला कि तुम पहले पहले शुरू में क्या बोला कि अगर तुम्हें यहाँ इस एरिया में गाय भैंस चलानी है तो तुम्हें साल का इतने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर बोला कि भाई तुम्हारी गायों की चलाने से क्या हो रहा है, हमारे पेड़ों को नुकसान हो रहा है, वनों को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी जो गाय भैंस है वो सबको चल लेती है। तो फिर उनका टाइम निर्धारित कर दिया गया कि 6 महीने तुम चला पाओगे, उसके लिए इतना पैसा देना पड़ेगा। धीरे धीरे वो इतना पैसा बढ़ाते गए कि 1 महीने चलाने के इतने पैसे। तो जो लोग थे वो कम दिन के लिए चलाने के लिए ले जाने लगे वनों में। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जिनके पास पैसे नहीं बन पाते थे इतने, तो वो कम चलाने के लिए ले जाते थे और जो पशु थे वो भूख से ही मर गए बेचारे, उनका पेट ही नहीं भर पाया। ठीक है, तो धीरे धीरे उनके पशु खत्म हो गए, जमीन उनसे छीन ली अंग्रेजों ने। फिर उनको मजबूर कर दिया कि तुम हमारे यहाँ फैक्ट्रियों में काम करो, तुम हमारे यहाँ खदानों में काम करो, ठीक है, तुम हमारे लिए बिल्डिंग बनाओ। तो वो बेचारे बहुत ज्यादा गरीब हो गए, पहले से ज्यादा गरीब हो गए और अंग्रेजों की चाटोगारी करने लगे। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों के थोड़े से पैसे पे ही पूरे दिन वो काम करते थे ताकि उनको भरपेट खाना मिल जाए, और वो भी उनको नहीं मिल पाता था। तो ये सारा काम वो पहले यूरोप में कर चुके थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम पे आके आजमाया, वो पहले यूरोप में कर चुके थे अपने ही लोगों के साथ। तो किसानों के साथ उन्होंने यही किया था, जो जो सारी चीजें मैंने बताई कि धीरे धीरे उनके जो खेत थे उनको गलत तरीके से अपने कब्जे में लेने लगे थे। ठीक है, अब जो छोटे किसान थे वो परेशान हो गए, तो वो काम की तलाश में रहते थे। जिनके पास खेती नहीं है, भाई कहीं से कुछ भी काम मिल जाए हम वही काम कर लेंगे। तो ऐसे में जब जो शहर के लोग गांव में कुछ काम करवाने के लिए पूछते थे, तो बिल्कुल ये किसान तैयार रहते थे, जो छोटे किसान थे वो तैयार रहते थे कि हाँ भाई जो भी काम है हम कर देंगे। ठीक है, बहुतों के पास छोटे मोटे खेत थे, मतलब थोड़े बड़े खेत थे जिनमें वो पूरी तरह से भरपेट अनाज भी नहीं उगा पाते थे, लेकिन उनसे घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर सकते थे। इसलिए जब सौदागर वहां आए, उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी की रकम दी तो किसान फौरन तैयार हो गए। ठीक है, क्योंकि किसान तो भूख से मर रहे थे और किसानों को लग रहा था यार जो भी ये दे रहे हैं थोड़ा बहुत काम के लिए हम कर लेंगे, क्योंकि कम से कम हमारे बच्चों को पेट भर भोजन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पेट भरना एक सबसे बड़ी समस्या है। जब तक पेट भरा नहीं होगा ना आप शिक्षा के बारे में सोच सकेंगे, ना विकास के बारे में सोच सकेंगे,
ना पहनने ओढ़ने के बारे में सोचेंगे, किसी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। सबसे पहले आप सोचेंगे खाने के बारे में, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं मुंह हाथ धोने के बाद, फ्रेश होने के बाद, सबसे पहले आपको नाश्ता चाहिए होता है। ना सुंदर कपड़े चाहिए, ना कुछ चाहिए। अगर आपको पता होगा कि आपको कल खाना नहीं मिलने वाला है, ठीक है, तो आपको नींद भी नहीं आएगी कि भाई कल हम क्या खाएंगे। तो वो स्थिति इनकी हो रही थी। ऐसे में कुछ व्यापारी शहर से गए कि भाई हमारा ये काम कर दो, इसके बदले हम पैसे देंगे। तो ये बिल्कुल तैयार थे, हाँ भाई लाओ, जो काम है वो हम कर देंगे, बस पैसे दे देना हमें खाने के लिए, ठीक है। इसलिए जब सौदागर वहां आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी की रकम दी, तो किसान फौरन तैयार हो गए। सौदागरों के लिए काम करते हुए वे गांव में ही रहते थे और अपने छोटे छोटे खेत भी संभालते थे। उनका ये था कि पार्ट टाइम जॉब तो सौदागरों ने दे दी कि भाई ये सामान बनाना है, तुम्हें इतना सामान बना के 15 दिन में देना है या 8 दिन में देना है, ठीक है। और फिर वो क्या करते थे, अबेर सवेर, रात को, सुबह को, अपना जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता था अपने खेतों में भी काम कर लेते थे। या मान लो 4 सदस्य खेतों में काम कर रहे हैं, जो घर की महिलाएं या कोई बुजुर्ग आदमी है जो मेहनत का काम नहीं कर सकते, उनको ये छोटा मोटा काम दे दिया जो सौदागर देके गए थे कि कपड़े बना लो, तुम घर बैठे बैठे तुम ये सामान बना लो, तुम ऐसे कर लो। तो सारे लोग मिल मिल के, मान लो एक परिवार में 7 लोग हैं, तो सातों लोग क्या कर रहे थे, मिल के काम कर लेते थे, खेत का भी और उन सौदागरों का भी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, तो इस तरह से वो क्या कर रहे थे, संभाल रहे थे। देखो एक बार इस चित्र को देख लेते हैं। इस चित्र में क्या था, 18वीं सदी में कताई, ठीक है। आप देख सकते हैं कि परिवार के सभी सदस्य धागा बनाने में लगे हैं और ध्यान से देखेंगे कि एक चरखा पर केवल एक ही कतली बनी हुई है। देखो काम एक आदमी का काम है ये, लेकिन सारे लोग लगे हुए हैं, ठीक है। कतली एक ही लगी हुई है चरखा पर सारे लोग लगे हुए हैं। एक छोटी बच्ची भी लगी हुई है, माँ भी लगी हुई है, शायद उसकी दादी है वो भी लगी हुई है काम पर, ठीक है। तो वो ऐसे मिलजुल कर काम कर लिया करते थे क्योंकि काम भी नहीं था, और फिर उनको ये भी रहता था कि कुछ काम करेंगे तो 4 पैसे आएंगे तो घर का खर्च चलेगा, ठीक है। और अगर आपने इतनी ज्यादा गरीबी नहीं देखी है तो आप सर्च करके देखना, गांव के लोगों की कंडीशन आज भी वैसी है, ठीक है। बहुत सारे गांव हैं, अगर आप झारखंड के गांव में देखोगे, बिहार के गांव में देखोगे, आंध्र प्रदेश के गांव में देखोगे, ठीक है, तमिलनाडु के गांव में देखोगे, उत्तर प्रदेश के गांव में देखोगे, मतलब पूरे भारत में हर राज्य में कुछ गांव ऐसे मिलेंगे जिनकी कंडीशन ऐसी होती है, ठीक है, आज भी, ठीक है। थोड़ा सा हमारे देश में ये एक ठीक हो गया है कि राशन फ्री मिलने लगा है, तो उससे भूखे मरने जैसा नहीं है कि भूख से मर रहे हैं, लेकिन आज भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए नहीं कि उनको फीस देनी है, क्योंकि शिक्षा तो फ्री है, कि उनके स्कूल, उनके गांव में स्कूल नहीं है और दूसरे गांव में जाना है तो उस किराए के भी पैसे नहीं है उनके पास। 5-10 रुपए जो किराए के लगते हैं आने जाने के, वो भी नहीं उनके पास, ठीक है। तो आज भी गांव के लोगों की इतनी कंडीशन खराब है, लेकिन उस समय ज्यादा यूरोप की कहानी दे रहे हैं तो यूरोप की ज्यादातर गांव की कंडीशन यही थी, ठीक है। क्योंकि जो आज हम लोग फेस कर रहे हैं ना, जो चीज कि जनसंख्या बढ़ रही है, सारी चीजें स्पीड से चल रही हैं, है ना, तो वो सारी चीजें यूरोप उस टाइम पे फेस कर रहा था। कब? 18वीं शताब्दी में। आज हम जो चीज 21वीं शताब्दी में फेस कर रहे हैं, वो सारी चीज कब यूरोप कब फेस कर रहा था? 18वीं शताब्दी में, यानी कि हमसे 300 साल पहले ये सारी कंडीशन उनके सामने थी कि जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही थी। और जनसंख्या के बढ़ने का मेन रीजन ये होता है कि एक तो एटमोस्फेयर जनसंख्या के अनुकूल मिले, दूसरा खाने पीने को ठीक से मिले, और तीसरा क्या है, चिकित्सा की सुविधा मिल जाए, ठीक है। कोई बीमारी आ रही है तो उसका इलाज मिल जाए। तो अगर ये 3-4 चीजें ठीक ठाक रहे तो जनसंख्या दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती ही रहती है, ठीक है। और पहले जनसंख्या को रोकने के उपाय बहुत कम थे, अब तो बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट भी बताती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें स्टेपलर। स्टेपलर क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है, ठीक है, यानी कि ऊन के रेशे बनाता है, ठीक है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपलर करता है या अलग अलग करता है, कि अच्छी ऊन इधर साइड, थोड़ी मीडियम ऊन इधर साइड, मतलब छांटना, ठीक है, उसका काम है ये। फुलर का काम क्या है? फुलर ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है, यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है, यानी कि कपड़े बनाने का ही एक कारीगर होता है जो आगे समेटता रहता है उसको। कार्डिंग का अर्थ होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। कार्डिंग का क्या मतलब होता है? वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन के रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले इनको स्टेपलर देना चाहिए था कि एक ऐसा व्यक्ति जो अलग अलग छांटता है किस हिसाब की ऊन है। फिर किसका काम है? फिर कार्डिंग का काम है कि वो क्या कर रहा है, कपास या से क्या बना रहा है, ऊन या कपास के रेशों से कताई करके धागा तैयार कर रहा है, ठीक है। और फिर काम आता है फुलर का। फुलर क्या काम करता है कि कपड़ा बनाता है, ठीक है, उसकी चुन्नटों को आगे आगे बढ़ाता है जिससे वो कपड़ा बनता रहता है चरखे पर।
ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, नए शब्द हमने देख लिए, अब हम इसमें देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कह रही है। यदि आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाली आमदनी ने खेती के कारण खेती के कारण सिमटती आय में बड़ा सहारा दिया, यानी कि जो खेती से आय कम हो रही थी उसकी भरपाई किसने कर दी? आदि औद्योगिक उत्पादन ने। आदि उद्योग का मतलब है उद्योगीकरण से पहले की प्रक्रिया, ठीक है, क्योंकि उद्योगीकरण का मतलब है उद्योगों का निर्माण। जहां तक उद्योगों का निर्माण नहीं हुआ है, घर में ही सब खाना वो बना रहे हैं, सॉरी खाना बोल रही हूँ, घर में ही सब लोग सामान बना रहे हैं, तो यहाँ तक फैक्ट्रियों का निर्माण नहीं हुआ है, यहाँ पर घर पे ही सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है, हर घर में छोटा छोटा काम हो रहा है, ठीक है, तो इससे बहुत सहारा मिला इनको। इस व्यवस्था से शहरों और गांव के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ, क्योंकि शहर के लोगों का गांव में आना जाना लगातार रहता था, ठीक है। सौदागर रहते रहते तो शहरों में थे, लेकिन उनके काम ज्यादातर देहात में चलते थे, देहात यानी गांव, ठीक है। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वाले के पास पहुंचाते थे। इससे जो धागा बनता था उसे बुनकरों यानी कि फुल्स और रंग साज यानी कि रंगने वाले, कपड़े रंगने वालों के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। फिनिशिंग का मतलब है कि जैसे जो सौदागर थे वो क्या करते थे, कहीं से उन्होंने कपास खरीदा, लोगों को बेच दिया, गांव में बेच दिया, और सॉरी बेचा नहीं, गांव वालों को दे दिया कि तुम लोग क्या करो, इतने कपास का धागा बना दो और हम तुम्हें इतने पैसे देंगे। दूसरे लोगों से कह दिया कि भाई तुम कपड़ा बना दो, हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, ठीक है। अब कपड़ा बन के तैयार हो गया, अब उसकी फिनिशिंग होगी। फिनिशिंग जैसे धागे हैं, धागे काटने हैं, या कोई कपड़ा ठीक से नहीं बन पाया तो उनको अलग रख दो कि भाई इसको हम 4 रुपए में बेच देंगे और जो बढ़िया कपड़ा है उसको 7-8 में बेच देंगे। तो इस तरह से छटाई जो होती थी या फिनिशिंग जो होती थी कपड़ों की, धागे काटना, अल्ट्रेशन करना, ठीक है, पीको करना, है ना, ये सारे जो काम होते थे एक्स्ट्रा के, वो सारे काम कहाँ होते थे? लंदन में होते थे, ठीक है। लंदन क्या है? इंग्लैंड की राजधानी है, यानी कि इंग्लैंड का एक शहर है। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। इसके बाद निर्यातक कौन होते हैं? जो सामान को दूसरे देशों में बेचते हैं, ठीक है, यानी कि जो माल को बाहर के देशों में बेचते हैं उनको बोलते हैं निर्यातक, ठीक है। आयातक कौन होते हैं? जो दूसरे देशों से माल खरीदते हैं अपने देश के लिए, ठीक है। जैसे हमारे देश में किसी चीज की डिमांड हो गई, ठीक है, मान लो टमाटर कम हो गए, टमाटर की डिमांड हो गई, टमाटर चाहिए, तो जो लोग टमाटर दूसरे देशों से खरीद के हमारे देश में बेचेंगे, मान लो हमारे देश के व्यापारी गए चाइना वालों से बोला भाई टमाटर चाहिए इतने, भारत में चाहिए, तो वो वहां से टमाटर लाएंगे, अपने देश में टमाटर बेच लेंगे। तो बाहर के देशों से खरीदा तो आयात, ठीक है। और हमारे यहाँ दाल बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, या गेहूं बहुत ज्यादा हो गए, अब इतना हम खा नहीं पाएंगे तो हमें दूसरे देशों में बेचना है, तो हमारे यहाँ के व्यापारी यूरोप में, बाकी के देशों में अपना गेहूं ले जाएंगे और वहां बेच देंगे। तो बेचना क्या होगा? दूसरे देश में निर्यात। और अपने ही देश में खरीद रहे बेच रहे हैं तो निर्यात और आयात नहीं होगा, फिर खरीदना बेचना ही बोलेंगे उसको, ठीक है। दूसरे देशों से जब हम माल खरीदते हैं या बेचते हैं तब उसको हम बेचने को बोलते हैं निर्यात और खरीदने को बोलते हैं आयात, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग इस चीज को। तो इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़े को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे, इसलिए लंदन को तो केवल फिनिशिंग सेंटर के रूप में रखा जाने लगा था, ठीक है, यानी कि कपड़ा तैयार हो गया, उसको लेके आए, उसकी फिनिशिंग की, उसकी पैकेजिंग की, ठीक है, उसको पैक करा, लेबल लगाया, है ना, लेबल लगाते थे लंदन का, या उन्होंने जो भी कंपनी बना रखी होंगी उनका लगाते थे लेवल, तो पता रहता था लोगों का, अरे भाई लंदन से बन के कपड़ा आया, ये तो बहुत बढ़िया कपड़ा होगा, ठीक है। और जो रईस लोग होते थे वो उनको पहनते थे। नेक्स्ट है, देखो आज भी रईस लोग क्या करते हैं? बाहर के बने हुए कपड़े पहनते हैं। ये टी शर्ट अमेरिका में बन के आई है, ये इंग्लैंड में बन के आई है, आज भी ये ब्रांड वहां की है, ये ब्रांड यहाँ की है, ठीक है। आपके पास पैसा है, ये अच्छी बात है, ठीक है, आपने अपनी मेहनत से कमाया, ये और भी अच्छी बात है, लेकिन अपने देश के पैसे को बाहर मत जाने दो किसी भी तरीके से, ठीक है, चाहे कपड़े लेने, जूते लेने, कुछ भी लेना है, सारी चीजें अपने देश में मिल तो रही है, महंगी मिल रही है, सस्ती मिल रही है, जो भी मिल रही है ले लो, अपने देश वालों से लो, बाहर वालों से ले रहे हो, उनको फायदा करा रहे हो, उनकी कंट्री को आप और ज्यादा रिच करा रहे हो, पैसे वाले बना रहे हो, अपने वाली को गरीब बना रहे हो। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपने अपने घर के पैसे लिया, बाहर देते जा रहे हो, बाहर देते जा रहे हो, तो क्या होगा? आप तो गरीब हो जाएंगे, वो अमीर हो जाएंगे। जब वो अमीर हो जाएंगे तो फिर वो आपको चढ़ाएंगे कि आप गरीब हो, ठीक है, आपकी हेल्प भी नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा है कि बाहर से सामान, बाहर वालों को सामान बेच दो ताकि अपने घर पैसे आए, खुद वहां से मत खरीदने जाओ, ठीक है, ताकि घर का पैसा घर में ही रहे। तो ये चीज सभी भारतीयों को समझनी चाहिए। जो भी चीजें हैं बिल्कुल देखो मेड इन इंडिया है कि नहीं, बिल्कुल पता करो कि वो चीज भारत में बन रही है कि नहीं।
भारत में जो भी चीज बन रही है उसको आप इस्तेमाल करो। एक चलन आ जाना चाहिए, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको भारत की ही चीज अपनानी चाहिए, ताकि और ज्यादा लोग उत्साहित हों कि भारत की ही चीज खरीदें। जिससे क्या है कि भारत का जो उद्योग धंधे हैं वो आगे जाएंगे। ठीक है, पैसा आएगा, टैक्स देंगे, सरकार के पास टैक्स रहेगा, उस टैक्स को सरकार हमारे ऊपर खर्च करेगी, तो भारत का मुनाफा करवाओ। ठीक है, दूसरे लोगों का नहीं। लेकिन ये जो सेलिब्रिटी होते हैं, पैसे के चक्कर में किसी का भी ब्रांड पहन लेंगे, किसी भी देश का, और फिर दिखाएंगे कि हमने इस देश का ब्रांड पहन रखा है, आप लोग भी उसको खरीदो। करते हो ना आप लोग भी, सेलिब्रिटी की होड़ के उन्होंने उस कंपनी के जूते पहन रखे थे, हम भी उसी कंपनी के पहनेंगे। उन्होंने उस ब्रांड की टी शर्ट पहन रखी थी, हम भी पहनेंगे। ये गलत चीज है, ये नहीं करना चाहिए। अपने देश के साथ ये गद्दारी है। ठीक है, बिल्कुल गद्दारी ही की श्रेणी में ही इसको रखा जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। ठीक है, आदि उद्योग यानी कि औद्योगिकरण से पहले की बात चल रही है ये। ठीक है, यहाँ तक अभी उद्योग नहीं लगे थे, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर उत्पादन चल रहा था। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीजों का उत्पादन कारखानों की वजह घरों में ही होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20-25 मजदूरों से काम करवाता था। ठीक है, यानी कि 20-25 लोगों के अंडर में काम चलता था। इसका मतलब यह है कि कपड़े के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर होते थे। ठीक है, एक सौदागर के पास 100 मजदूर के लगभग होते थे और काम चलता रहता था। अब देखते हैं कारखानों का उदय। यानी कि ये जो अब तक हमने पढ़ा वो था कि औद्योगिकरण से पहले की कहानी, यानी कि वो जो काल था वो था आदि औद्योगिकरण। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि आदि औद्योगिकरण क्या है, तो आप ये पूरी कहानी बताएंगे जो मैंने अब तक बताई है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे कारखानों का उदय। कारखानों का उदय कैसे हुआ? ठीक है, कौन सी परिस्थिति रही जिनकी वजह से कारखानों का उदय हुआ? तो आइए देखते हैं कारखानों का उदय। इंग्लैंड में सबसे पहले 1930 के दशक में कारखाने खुले। ठीक है, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं शताब्दी के आखिर में हुआ। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी के शुरू में कारखाने खुलने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, या मध्य में हम समझ सकते हैं। लेकिन इनमें जो स्पीड आई वो कब आई? 18वीं शताब्दी में। देखो, कोई भी चीज जब स्टार्ट होती है, जैसे ऑनलाइन क्लास, ठीक है, आज आप लोग देख रहे हैं बहुत आराम से, आपको अच्छी लग रही है कि ठीक है, आपको ट्यूशन पढ़ने बाहर नहीं जाना पड़ रहा, घर पे ही आप फोन में देख सकते हैं किसी भी टीचर की, और अच्छे से अच्छे टीचर आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, है ना। लेकिन जब ये ऑनलाइन चीजें चली थी, स्टार्ट हुई थी, तब पेरेंट्स भी डरते थे कि भाई बच्चों को ज्यादा मोबाइल की आदत ना लग जाए, या फिर ये ठीक पढ़ा भी रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। तो एक प्रश्न चिन्ह था कि ये चीज ठीक है या नहीं है। ठीक है, मैंने भी डिजिटल बोर्ड इस साल लिया है। पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाती थी और मुझे डर लगता था कि अगर मैंने डिजिटल बोर्ड ले लिया तो कभी ऐसा ना हो कि वो मुझे चलाना ना आए। ठीक है, मुझे भी डर लग रहा था इस चीज का। तो मैंने डिजिटल बोर्ड लिया और मैंने लगभग 8-10 दिन में ये टेक्नोलॉजी सीखी कि इसको कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं। तब मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया। तो जब भी कोई नई चीज आती है तो हमें उसको यूज करने से डर लगता है। जैसे एआई का चल रहा है आजकल, जैसे चैट जीपीटी का चल रहा है, तो कुछ पेरेंट्स आज भी ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे चैट जीपीटी का ही प्रयोग करें, एआई का प्रयोग करें। ठीक है, उनको डर लगता है कि कहीं बच्चे कुछ गलत चीज में ना पड़ जाए, है ना। कुछ लोग इन सारी चीजों से डरते हैं। लेकिन अब आने वाली जो लाइफ रहेगी, आपका आने वाला जो भविष्य रहेगा, वो बिना एआई के नहीं होगा। जैसे आज की लाइफ बिना फोन के नहीं है। ठीक है, बिना फोन के आप जी ही नहीं सकते, आपको हर काम के लिए फोन की जरूरत है। उसी तरह आने वाले टाइम में बिना एआई के आप नहीं रह सकते। लेकिन मैं अपने खुद का बता रही हूँ कि मैं खुद डरती थी अभी 5-6 महीने पहले तक। ठीक है, 5-6 महीने पहले की अगर आप वीडियो देखेंगे, आप उसी प्ले लिस्ट को अगर ओपन करेंगे, तो शायद मैंने हिस्ट्री भी आपको बोर्ड पे पढ़ाई है ना। तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाई थी, फिर मैंने ये खरीदा, फिर मैंने टेक्नोलॉजी सीखी। तो हर चीज में कुछ भी अगर नई चीज आ रही है तो उसमें हमें टाइम लगता है उसको एक्सेप्ट करने में, है ना। अभी एआई 2-3 साल पहले आया है, लेकिन अभी तक भी बहुत सारे लोग उसका यूज नहीं कर रहे। ठीक है, मैंने खुद ने इसके आने के, डिजिटल बोर्ड आने के बाद ही शुरू किया। मतलब लगभग मुझे 1-2 महीने ही स्टार्ट हुए एआई का यूज करते हुए। तो और धीरे धीरे मैं चीजों को सीखने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। तो उसी तरह से जो भी नई चीजें आती हैं, हमको उनको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। इसीलिए जो उद्योगीकरण की जो प्रक्रिया थी वो बहुत मंदी थी। यानी कि उन 1730 में स्टार्ट हो गई थी चीजें, लेकिन अच्छी तरह से कब चली थी? 18वीं शताब्दी के आखिर में, यानी कि लगभग 1780-90 में अच्छे से चली थी। 30 से 80-90 तक ठीक से चलने में टाइम लगा इनको, मतलब इतना टाइम लग गया। ठीक है, 1730 से 1718 तक का टाइम लग गया। नेक्स्ट है इसमें कपास, यानी कि कॉटन नए युग का पहला प्रतीक थी। ठीक है, 19वीं सदी के आखिर, 19वीं सदी के आखिर यानी कि
1880 या 90 के आसपास की बात है, ठीक है, 1890 या 80 के आसपास की बात है। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई और 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कच्चे कपास का आयात करता था यानी कि बाहर से खरीदता था, ठीक है। 25 लाख पौंड क्या कर रहा है, वो बाहर से खरीद रहा है अपने यहाँ उत्पादन करने के लिए। वो क्या करता था कि बाहर से सामान खरीदा, भारत से भी जाता था, ठीक है, भारत से कॉटन खरीदा, लंदन ले गए, ठीक है, और वहां उसका कपड़ा बनाया और फिर उसको भारत में ला के बेच दिया। कॉटन लेके गए यहाँ से 10 रुपए की और उस कॉटन का ही कपड़ा बना के हमारे ही भारत में बेच रहे हैं 100 रुपए का, ठीक है। तो ऐसे मालामाल नहीं हुए हैं वो लोग, ऐसे चोरी कर करके मालामाल हुए हैं, ठीक है, और सीधे तरीके से कोई मालामाल हो भी नहीं सकता। आप देखना ज्यादातर जो टीचर हैं गवर्नमेंट जॉब वाले या कोई भी ऐसा बंदा है गवर्नमेंट जॉब वाला जो रिश्वत नहीं लेता, ठीक है, जो अपनी ईमानदारी से नौकरी करता है, उसकी आपने बहुत ज्यादा तरक्की नहीं देखी होगी, पूरे जीवन में एक ही मकान खरीद पाता है, ठीक है। जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं वही मालामाल होते हैं दुनिया में। तो यूरोप ऐसे ही मालामाल नहीं हो गया, वो सब कुछ हमारा खा खा के मालामाल हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 1787 में यह आयात बढ़कर 220 लाख पौंड तक पहुंच गया था। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। आइए देखें ये बदलाव कैसे थे, यानी कि ये जो आयात करके अपने यहाँ जो माल तैयार कर रहे थे उसकी वजह से किस तरह के बदलाव हो रहे थे, ठीक है, वो हम देखते हैं। 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया यानी कि कार्डिंग, ऐठन व कताई और लपेटने, ठीक है, ये एक प्रोसेस बताया गया है कपड़ा बनाने का, ठीक है। ये किसका प्रोसेस है, ये कपड़ा बनाने का प्रोसेस है कि हर चरण की कुशलता बढ़ा दी गई, ठीक है। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज्यादा मजबूत धागे और रेशे का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी, ठीक है। ये जो व्यक्ति थे इन्होंने क्या किया, एक मिल का मतलब एक फैक्ट्री लगाने का इन्होंने पूरा की पूरा परफॉर्मा रखा कि भाई हम क्या करें कि हमें क्या करना पड़ता है, किसानों से डील करनी पड़ती है, फिर हम खेतों वो हमें सामान देते हैं, अपने खेतों के काम से जो टाइम बच जाता है उसमें करके कभी लेट हो जाता है माल, कभी टाइम पे नहीं आ पाता है, तो हम क्या करें, हम एक मील बनाएं और प्रॉपर उसमें वर्कर रखें, यानी कि प्रॉपर हम उसमें मजदूर रखें और हमें पता रहेगा कि डेली की डेली हमारा इतना मैन्युफैक्चरिंग होगा। क्योंकि हम जो गांव में लेके आते हैं वो कभी हमें 15 दिन में सामान दे रहे हैं, कभी 20 दिन में दे रहे हैं, और हमें ऑर्डर पूरा करना है जल्द से जल्द, है ना, और माल आ रहा है लेट, तो हम क्या करें, हम एक ही जगह करवाते हैं और एक जगह करवाएंगे तो उससे हमारी जो लागत है वो कम आएगी, ठीक है। माल ढोने का भी तो रहता है, हर गाँव में जाके माल कलेक्ट करके लाओ फिर मार्केट में आके बेचो, तो उन्होंने बोला कि सारा माल यहीं रहेगा, यही मजदूर काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हम कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रूपरेखा सामने रखी मिल की, सूती कपड़ा मिल की। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था, पूरे गांव गांव फैला हुआ था, और ये जो व्यवस्था होती है ना कि हर घर में उत्पादन होगा, ये ज्यादा अच्छी होती है जनता के हिसाब से, ठीक है। जो बड़े लोग हैं उनके हिसाब से सही नहीं है, लेकिन जनता के हिसाब से सही है कि देखो अगर घर में ही काम आ जाए तो जो महिलाएं वो अपना काम काज निपटाकर बच्चों को सुलाकर अपना थोड़ा बहुत काम भी कर सकती हैं, उससे कुछ पैसे आएंगे तो वो और बेहतर खाना खा सकेंगी और बेहतर वो रह सकेंगी, क्योंकि जीने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिना पैसे के इस दुनिया में कुछ नहीं होता है ना। तो सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं से हमारी अर्निंग होनी चाहिए, तभी हम इस दुनिया में सर्वाइव कर पाएंगे। तो जो घर घर में काम होता है वो सही रहता है, उसमें शोषण नहीं होता है, कि उसमें एक टाइम फिक्स नहीं होता है कि आपको इस टाइम काम स्टार्ट करना है, इस टाइम बंद करना है, वो अपने हिसाब से काम कर लेते हैं लोग, उनको जब सहूलत लगती है। मान लो 2 दिन उनकी तबीयत खराब है, उन्होंने रेस्ट कर लिया, अगले 2 दिन ज्यादा काम करके दे दिया, ऑर्डर पूरा कर दिया, तो वो व्यवस्था रहती है ठीक। फिर घर पे हैं तो अच्छा खाना मिलेगा, ठीक है, कि खाना बना सब लोगों ने गरम गरम खा लिया, और टाइम पे खाना बना देगा कि भाई 4 लोग काम कर रहे हैं, एक जना घर का काम कर लो, 4 लोग बाहर का काम कर रहे हैं, तो वो ठीक रहता है। लेकिन जब आप फैक्ट्री में जाते हो तो फिर ना खाने की क्वालिटी अच्छी होती है, ना आपकी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, ना आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्योंकि घर पे आप अपनी गति से काम करोगे, अपने हिसाब से काम करोगे, लेकिन अगर आप फैक्ट्री में काम करोगे तो फिर आप मालिक के हिसाब से काम करोगे, आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो आपका मानसिक संतुलन धीरे धीरे खराब होने लगता है। 60 साल की उम्र से पहले ही इंसान सोचते हैं कि यार हम रिटायर हो जाएं तो अच्छा है, अब हमारे हमसे काम नहीं हो रहा, ठीक है। 55 के बाद वो 5 साल बड़ी गिन गिन के कंप्लीट करते हैं, कैसे भी हम रिटायर हो जाएं काम से, क्योंकि अब हम बहुत काम कर चुके हैं, डेली दफ्तर आना घर जाना, दफ्तर आना घर जाना,
वो परेशान हो जाते हैं। आप किसी भी बुजुर्ग आदमी से पूछ लेना जो रिटायरमेंट पर आ रहा हो, जो प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हो, तो उसकी हालत ऐसे ही खराब हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है, यह काम लोग अपने अपने घर में ही करते थे, लेकिन अब महंगाई, नई मशीनें खरीद कर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखानों में सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई थी। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया की निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नजर रखना संभव हो सकता था। वही चीज मैंने बताई कि पहले वो अपनी मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं मजदूर लोग, किसी का कपड़ा खराब भी आ रहा है, किसी का कैसा भी आ रहा है, कोई लेट भी दे रहा है, तो ये इन सारी चीजों पर सौदागरों को कंट्रोल नहीं था। लेकिन जब मिल बनने लगी तो पूरा कंट्रोल था। ठीक है, फिर तो वो दिन में 10-10, 12-12 घंटे भी काम करवाते थे। ठीक है, इतने घंटे वो शायद मजदूर अपने घर पे काम ना करे, लेकिन जब मिल में आएगा तो जब छुट्टी करेगा मालिक, जब भी जाएगा वो इंसान। जब तक उत्पादन गांव में हो रहा था तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे। ठीक है, इसलिए वो उन्होंने मिल बनाई अपने फायदे के लिए। ठीक है, इस चित्र में कुछ चीजें दी गई हैं। कलाकार ने कहा है कि अगर उस न मौसम की नजर से देखें जिसके कारण लंका शहर दुनिया में सूत कताई के लिए सबसे आदर्श स्थान बनता है, तो शाम के धुआं धलके में दमकल कॉटन मिल सबसे शानदार नजारा दिखाई देता है। ठीक है, एक चित्र है, इसमें दिखाया गया है कॉटन मिल के बाहर का पूरा नजारा। ठीक है, कि इस तरह से शाम को दिखाई देता है मिल के बाहर। देखो, परेशानियां हर युग में रही हैं, ऐसा नहीं है कि आज से 100 साल पहले प्रॉब्लम नहीं थी, वो अलग टाइप की प्रॉब्लम थी। अब आप पढ़ रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं कि गरीब लोग बेचारे कितने परेशान थे, है ना। ये जो प्रॉब्लम है लाइफ में, हर किसी की लाइफ में होती है और हर स्टेज पे होती है। अब कई लोग कह रहे हैं कि एआई का जमाना आ गया है, रोबोट आ जाएंगे, ये आ जाएगा तो इंसान के पास कुछ काम नहीं रहेगा, वो आराम से रहेगा। ठीक है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगी। उस समय प्रॉब्लम कुछ अलग टाइप की रहेंगी, लेकिन प्रॉब्लम हमेशा से थी लाइफ में, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। ठीक है, आप किसी भी धर्म के, किसी भी भगवान की हिस्ट्री उठा के देख लेना, उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करा ही करा है। ठीक है, कोई भी धर्म का, कोई भी भगवान ऐसे नहीं आए हैं कि उन्होंने जन्म लिया, पूरी जिंदगी आराम से उन्होंने अपना खाया पिया, तपस्या करी और वो चले गए, और आप लोग उन्हें आज भगवान के रूप में पूज रहे हो। नहीं, हर भगवान ने अपना अलग दिशा में स्ट्रगल किया है, और स्ट्रगल सबने किया है। ठीक है, आप हिंदू धर्म के देख लो, आप बौद्ध धर्म के देख लो, इस्लाम धर्म के देख लो, जैन धर्म के देख लो, जिस मर्जी को उठाकर देख लेना, हर किसी ने स्ट्रगल किया है, तो स्ट्रगल लाइफ में रहेगा। इस चीज को आप अगर एक्सेप्ट कर लोगे ना तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। इसलिए जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है, उनको लेकर बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि आज आपकी लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है, आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, कल अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, हर किसी की लाइफ में कुछ अच्छे दिन होते हैं, कुछ बुरे दिन होते हैं। आपका ज्यादा फोकस होता है बुरे दिनों पर। ठीक है, बुरे दिनों पर यह फोकस होता है कि हाय हम बहुत परेशान हैं, या फिर हम तो पहले बहुत परेशान थे, या आने वाले टाइम में बहुत परेशानी आने वाली है। ये कह कहकर आप अपने दिमाग में घुसा लेते हो कि आप परेशान हो। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है किसी भी परिस्थिति से। कुछ ही समय का टाइम होता है, 3-4 साल, 5-6 साल, वही स्ट्रगल का टाइम होता है, वही थोड़ी प्रॉब्लम का टाइम होता है, उसको झेलिए। ठीक है, और प्रॉब्लम सबकी लाइफ में थी, अपने बाबा से पूछ लेना, अपने पापा से पूछ लेना, अपनी मम्मी से पूछ लेना, अपनी नानी से पूछ लेना, और आएंगे जब आपके बच्चे आने वाले टाइम में, उनसे पूछ लेना। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है और हमेशा रहेंगी, ये कभी खत्म नहीं होंगी। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम खत्म करना अपने हाथ में होता तो ये इतने बड़े बड़े महापुरुष आए, इतने बड़े भगवान आए इस दुनिया में, वो अपनी लाइफ से सारी प्रॉब्लम को हटा नहीं सकते थे क्या? नहीं, ये क्या है, ये जो पृथ्वी है, ये क्या है, ये हमारी कर्म भूमि है। ठीक है, यहाँ आके हमें कुछ ना कुछ काम करना है, कुछ ना कुछ हमें दुख झेलने ही है, और ये सबके लिए है। ठीक है, आपके लिए अलग नहीं है। जो लोग परेशान है उनको लगता है यार मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम, क्या? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी की में थोड़ी ज्यादा, किसी की में थोड़ी कम, लेकिन सबकी में प्रॉब्लम है। कोई बता सकता है, कोई नहीं बता सकता। ठीक है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए थे। ठीक है, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, यानी कि 18 प्लस में। ठीक है, 18 प्लस में क्या हुआ कि जो कारखाने थे वो इंग्लैंड की पहचान बन गए थे। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि औद्योगिकरण की शुरुआत कब हुई, तो 18वीं शताब्दी में हुई थी इसकी शुरुआत। और कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी। ठीक है, ये नए कारखाने इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की आंख चौंधिया जाती थी। लोगों का ध्यान कारखाने पर टिका रहता था। वे इस बात को मानो भूल ही जाते थे कि उनकी आंखें ओझल गलियों और वर्कशॉप
में अभी भी उत्पादन चालू है, यानी कि जो उत्पादन था वो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ता ही जा रहा था। मान लो पहले कोई एक आदमी एक टी शर्ट बना पाता था पूरे दिन में, अब वही आदमी फैक्ट्रियों में 8-10 बना रहा है, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई, नई नई मशीन आ गई, तो जो एक आदमी एक टी शर्ट बना पाता था अब वही आदमी 10 टी शर्ट बना रहा है। तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज था वो स्थिति कि इतनी स्पीड से काम हो रहा है, धुआंधार काम चल रहा है, और कैसे हो पा रहा है ये सब, और किसकी वजह से हुआ, ये मशीनीकरण की वजह से हुआ, जो मशीनें आई उनकी वजह से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसमें दिया है औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। ठीक है, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार कैसी थी, औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी, क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित था, क्या ऐसा है कि औद्योगिकरण का मतलब यह है कि फैक्ट्रियां बन गई बस यही औद्योगिकरण था, नहीं, देखो आगे की कहानी और भी ज्यादा विशाल है, वो हम इसमें देखते हैं। देखो ये साइड में अगर कोई कॉलम मेरे से रह जाए तो आपकी पढ़ने की जिम्मेदारी बनती है, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन कॉलमों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे सीटेट हो चाहे टीजीटी पीजीटी हो, इन कॉलमों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप इनको जरूर देखिएगा। ठीक है, पहला है सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। ठीक है, कौन कौन से, सूती उद्योग और कपास उद्योग, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी ब्रिटेन में इनकी थी, ब्रिटेन या इंग्लैंड एक ही बात है। ठीक है, तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे पहले उद्योग बन चुका था। ठीक है, तो सबसे पहले औद्योगिकरण किसका हुआ, कपास का, यानी कि कपड़े बनाने का। क्यों हुआ, क्योंकि जनसंख्या को पहनने के लिए कपड़े चाहिए थे, ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले कपड़े का हुआ। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल कर आए। लोहा क्यों आया भाई, लोहा इसलिए आया कि ये जो फैक्ट्रियां बन रही थी इसमें जो बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही थी वो सारी मशीनें लोहे की होती है, किसी भी फैक्ट्री में अगर मशीनें लगी हुई हैं तो वो किसकी है, वो लोहे की बनी हुई है, तो लोहे की जरूरत है, तो फिर लोहे का औद्योगिकरण हो गया। स्टील का हो गया, क्योंकि लोहे में जंग लग जाती है, स्टील अच्छी क्वालिटी का होता है उसमें जंग नहीं लगती, तो फिर स्टील का भी आविष्कार होने लगा, सॉरी उद्योगिकरण होने लगा। 1840 के दशक में इंग्लैंड में और 1860 के दशक से उसके उपनिवेशों में रेल का विस्तार होने लगा। ठीक है, अब लोहे की आवश्यकता रेल में थी, रेल का इंजन बनाने, डब्बे बनाने, सीट बनाने, ठीक है, जो पूरी रेल होती है पूरी की पूरी लोहे की होती है, तो इसके लिए भी लोहे की जरूरत थी, तो फिर जो लोहा था उसकी डिमांड भी बढ़ने लगी। और इस रेल में ऐसा नहीं है कि जो रेल चलाई गई वो मनुष्य के लिए चलाई गई, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंसानों के लिए रेल चलाई गई एक स्थान से दूसरे स्थान, नहीं, सबसे पहले जो रेल बनाई गई थी वो माल ढोने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि घोड़ा गाड़ी से ढोने में ज्यादा टाइम लगता था, तो उन्होंने क्या किया, माल एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में, दूसरे शहर भेजने में क्या होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए जल्दी से पहुंच जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मालगाड़ी का आविष्कार हुआ, मालगाड़ी बनाई गई जिनमें कपड़े जाते थे, गेहूं जा रहा है, दाल जा रही है, सब्जी वगैरह वो सब शहर, एक शहर से दूसरे शहर बेचने के लिए जा रही है। और यूरोप में देश भी छोटे छोटे से थे पहले से ही, तो एक देश से दूसरे देश में सामान जा रहा है बिकने के लिए रेल के द्वारा। ठीक है, तो रेलों का बहुत तेजी से विस्तार होने लगा, फलस्वरूप लोहे और स्टील की जरूरत तेजी से बढ़ने लगी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था, यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से दुगना थी। ठीक है, यानी कि इतने बड़े लेवल पर स्टील का निर्यात होने लगा था, और ये कपास से दुगना था, इसका मतलब है कि अगर ये कपास 2 करोड़ पाउंड का कपड़ा अगर बेच रहे थे, कपास यानी कपड़ा अगर बेच रहे थे, तो फिर इनको 4 पाउंड का ये बेचने लगे स्टील। ठीक है, स्टील की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। दूसरा, अब देखो दूसरा क्या कारण था उद्योगीकरण का, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उद्योगीकरण परिवर्तन की रफ्तार कैसी थी। तो पहला हमने जाना कि उद्योगीकरण में न केवल सूती उद्योग था, यानी कि सूती कपड़े का उद्योग था, बल्कि लोहे का भी बढ़ने लगा था। ठीक है, अब दूसरा कारण क्या था उद्योगीकरण, नेक्स्ट देखेंगे हम। दूसरा दूसरा क्या था, देखो इससे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, अगर आप हो गए हैं इसमें चैप्टर में, तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम क्या देख रहे हैं, औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार दिख रहे हैं। ठीक है, कि औद्योगिकरण जो हो रहा था, ठीक है, जो औद्योगिक परिवर्तन की जो रफ्तार थी वो किस तरह थी और किस तरह परिवर्तित हो रही थी। तो पहले में हमने यही देखा कि पहले सूती वस्त्र के उद्योगों का बोलबाला था, और अब धीरे धीरे क्या होने लगा, अब लोहे का बोलबाला होने लगा, यानी कि लोहे का की जो सामान थे वो अब ज्यादा बिकने लगे। अब दूसरा इसमें क्या था कि ऐसा नहीं था कि भाई अब
लोहे का ज्यादा हो रहा है तो फिर लोहे की चीजों का ही ज्यादा बोलबाला है, या लोहे की चीजों को ही ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं था। इसमें लिखा है दूसरा, नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं धकेल सकते थे। यानी कि ऐसा नहीं है, जो परंपरागत उद्योग थे, परंपरागत उद्योग का मतलब है जो सूती कपड़ा था, ठीक है, जो सूती कपड़े का जो व्यापार चल रहा था या उद्योग चल रहा था, ऐसा नहीं है कि लोहा आया, नई नई मशीनों के मशीन बनाने के लिए लोहे की जरूरत पड़ने लगी, तो अब कपड़ा उद्योग ठंडा पड़ गया या बेकार हो गया, अब सारा के सारा जो उत्पादन होने लगा केवल लोहे का होने लगा। ऐसा नहीं था। जो परंपरागत उद्योग यानी कि जो कपड़े से रिलेटेड जितने भी उद्योग थे, एकदम से उनको मार्केट से बाहर नहीं निकाला गया, ठीक है, वो भी चलते रहे। देखो इसमें बोला गया है कि 19वीं सदी, हाशिए का मतलब ये होता है कि किसी चीज को बाहर निकाल देना या किसी को अलग थलग छोड़ देना, ठीक है, किसी चीज को छोड़ देना, है ना। तो नेक्स्ट है इसमें, 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज्यादा नहीं थी, ठीक है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी जो विकसित हो रही थी, नई नई जो मशीनें आ रही थी, नई नई जो मिल वगैरह खुल रही थी, नए नए जो उद्योग खुल रहे थे, ठीक है, उनकी बात की जा रही है कि 19वीं सदी के आखिर तक, यानी कि 1890 के आसपास तक मैं आखिर में भी तकनीकी रूप में विकसित उद्योग क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की जो कुल मजदूरों की जो संख्या थी 20% थी। यानी कि 20% मजदूर ऐसे थे जो मशीनों में काम कर रहे थे या कारखानों में काम कर रहे थे। अब भी ज्यादातर जो मजदूर थे वो घर पे ही रह के काम कर रहे थे, अपने गांव में ही काम कर रहे थे। यानी कि मशीनों का विकास तो हो रहा था, लेकिन उतनी मात्रा में यूज नहीं हो रहा था, ठीक है, जितना जितना कि मजदूर अपने घर पे ही कर रहे थे, ठीक है। यानी कि नई नई फैक्ट्रियां बन रही थी, मील बन रही थी, लेकिन अगर आप तुलना करें कि घर वाले मजदूरों की जो घर पे ही काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उन मजदूरों से, तो वो जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं वो केवल और केवल 20% थे। 80% आज भी घर पे काम कर रहे थे। और घर पे क्या कर रहे होंगे, वो लोहे का तो वो नहीं बना रहे होंगे मशीन, वो क्या कर रहे थे, घर पे ही कपड़े का काम कर रहे थे, ठीक है। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में ही होता था। यानी कि दूसरी दूसरी चीजें तो फैक्ट्री में बनाई जा रही थी, ठीक है, लेकिन कपड़ा आज भी घर घर में ही बन रहा था, ठीक है, क्योंकि घर वाले जो लोग बना रहे होंगे, जो घर में मजदूर बना रहे होंगे, वो सस्ते में बना रहे होंगे कि भाई पहले तुम 4 रुपए देते थे इतने काम के, अब 3 दे देना, कोई बात नहीं है, लेकिन घर पे ही दे जाओ, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि भाई घर से काम कर लें तो ज्यादा सहूलियत होती है ना। नेक्स्ट है इसमें तीसरा तीसरा क्या कारण, तीसरा किस तरह से हम बता रहे हैं आपको कि औद्योगिकरण की रफ्तार क्या थी, ठीक है, औद्योगिकरण की स्पीड कैसी थी वो हम बता रहे हैं इसमें। यद्यपि परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये परंपरागत उद्योग जहां भी आ रहा है, आप कपड़े से मतलब इसका लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पहले से चला आ रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बेकार हो गए उद्योग, उनका भी चल रहा था, वो भी धीरे धीरे चल रहे थे। लेकिन अगर हम तरक्की के मामले में देखें तो लोहे से रिलेटेड जो उद्योग थे वो ज्यादा तेज गति से बढ़ रहे थे मुकाबले कपड़े वाले उद्योग के। लेकिन कपड़े वाले उद्योग पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, उनका भी काम चल ही रहा था। पेन ले लेती हूँ एक मिनट, ठीक है, उनका भी काम चल ही रहा था धीरे धीरे, लेकिन यह परंपरागत उद्योग पूरी तरह से ठहराव की अवस्था में नहीं थे। खाद्यान्न प्रसंस्करण, निर्माण, पॉटरी, कांच के काम, चर्म शोध यानी कि जो चमड़े का चप्पल जूता बनते हैं वो, ठीक है, जो जानवरों की खाल से जो भी चीजें बनती हैं वो, चर्म शोध, फर्नीचर और औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनी क्षेत्रों में जो तरक्की हो रही थी वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थी, ठीक है। यानी कि छोटे लेवल पर इस टाइम पे भी काम चल रहे थे, जब मशीनीकरण हो रहा था तब भी छोटे लेवल पर काम चल रहे थे, जो तब भी फर्नीचर अपने ही घर में लोग बनाकर बेच रहे थे। जैसे कुछ शॉप होती हैं वो सामान खुद ही बनाती है और अपना सामान बाहर बेच देती है, जैसे कुम्हार होते हैं, ठीक है, अपने खुद ही कुल्हड़ बना रहे हैं, खुद ही बाहर बिक रहे हैं, ठीक है। जैसे कुछ बुनाई बुनाई का काम होता है तो अपने ही घर में बनाकर दुकान पे बेच देते हैं, अपनी ही दुकान पे। तो इस तरह की चीजें उस टाइम पे भी चल रही थी, और हम इसको भी हम उद्योग ही बोलेंगे। कांच के भी कुछ काम थे, ठीक है, पॉटरी के भी कुछ काम थे, कुछ निर्माण के काम थे, कुछ खाने की चीजें भी बन रही थी, तो वो छोटे स्तर पर आज भी बन रही थी, मतलब इस टाइम पे भी बन रही थी, है ना। जब उद्योगीकरण बहुत तेज गति से चल रहा था लोहे का, उस टाइम पे ये छोटे मोटे उद्योग भी चल रहे थे, इनको हम परंपरागत उद्योग बोलेंगे, क्योंकि खाने पीने का सामान हमेशा से चाहिए, ठीक है, फर्नीचर हमेशा से ही चलता रहा होगा, ठीक है, बैठने उठने के लिए सोफा बेड ये सब तो पहले से ही चलते रहे होंगे।
तो ये सारी चीजें भी चल रही थी। और गैस मशीन का मतलब है कि बिना मशीन के ही बनाई जाती थी ये चीजें, इन चीजों को बनाने के लिए मशीनों की जरूरत नहीं थी। चौथा है प्रौद्योगिक बदलावों की गति धीमी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि औद्योगिकरण कब स्टार्ट हुआ, 1730 के आसपास स्टार्ट हुआ। और अगर हम कहें कि बहुत अच्छे लेवल पर जब औद्योगिकरण पहुंच गया, तो वो लगभग 1780 के लेवल पर 80 में पहुंच गया। ठीक है, पिछली स्लाइड में ही हमने पढ़ा था। तो ये जो टाइम लगा लगभग 50-60 साल का, इसमें गति बहुत धीमी रही। क्यों गति धीमी रही, उसका कारण ये लिखा है यहाँ पर। उसका कारण ये है कि औद्योगिक भूदृश्य पर ये जो बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैले। यानी कि जब टेक्नोलॉजी आई, जब मशीन आई, तो मशीन बेचने वाले बड़े बड़े दावे कर रहे थे, ये 10 आदमियों का काम एक बार में कर देगी, ये इससे अगर काम करवाओगे तो मजदूरों से ज्यादा सस्ता काम करेगी, ज्यादा बढ़िया काम करेगी, ये करेगी वो करेगी। जैसे कोई भी इंसान अपनी चीज बेचने के लिए बहुत ज्यादा तारीफ करता है, इतनी तारीफ होगी भी नहीं, उसमें इतनी सारी क्वालिटी होती भी नहीं है, लेकिन वो उतनी तारीफ कर देता है। जैसे आप सब्जी मार्केट में जाओ तो कहेंगे अभी बिल्कुल अभी टूट के आई है, ये जो सब्जियां हैं बिल्कुल ताजी हैं। तुम सेब खरीदने जाओगे, अभी कल परसों ही आई है डिलीवरी सेबों की, बिल्कुल नए ताजे सेब है, चाहे वो 1 महीना पुराने हो। लेकिन बोलते वो बेचने वाले ऐसे ही हैं, उनकी मजबूरी है। अगर वो सच्चाई बताएं आपको तो आप खरीदोगे ही नहीं। जो मार्केट में सब्जी आ रही है वो कम से कम 2 दिन पुरानी है, 2 दिन तो पुरानी है ही वो सब्जी। ऐसा नहीं है कि ताजी सब्जी जो सुबह तोड़ के आई है वो आपको शाम को मिल जाएगी या सुबह को ही मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपको कम से कम 1-2 दिन पुरानी ही सब्जी मिलती है। तो उसी तरह से ये जो प्रौद्योगिकी चल रही थी, ठीक है, जो नई नई खोज चल रही थी, जो नई नई मशीनें बन रही थी, तो मशीनों को बेचने वाले, जो आविष्कार करने वाले थे मशीनों का, वो बड़े बड़े दावे तो करते थे, लेकिन वो दावे उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते थे। ठीक है, नई तकनीकी महंगी थी। अब देखो मशीन, मान लो 1 लाख की मशीन आएगी, ठीक है, और 1 लाख की मशीन आएगी, लेकिन चलेगी तो ये काफी दिन, ठीक है, 10-20 साल चलेगी। लेकिन उस टाइम पे लोग क्या सोच रहे थे कि अब क्या पता मशीन खराब हो गई या मशीन ने ठीक से काम नहीं किया, तो लोगों को डर लग रहा था मशीनों को यूज करने से। तो लोग क्या चाहते थे कि मजदूर कर तो रहे हैं, मजदूरों से करवा लो। तो इसलिए भी ये प्रौद्योगिकी की जो स्पीड रही वो थोड़ी कम रही। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको इस बोर्ड का एग्जाम्पल दिया कि बोर्ड इतने दिन से चल रहे हैं, लेकिन मुझे डर सा लग रहा था कि मैं चला पाऊंगी कि नहीं, मैं ठीक से कर पाऊंगी कि नहीं, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़ाती थी। उसके बाद फिर देखो थोड़ी पैसे की भी दिक्कत होती है कि कोई भी बोर्ड लो आप, 1.5-2 लाख से कम का नहीं आता है, तो इतने पैसे भी आपके पास होने चाहिए। तो उतने पैसे आपके पास आएंगे तभी आप बोर्ड ले पाओगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही था। ठीक है, जो मेरी वाली कंडीशन है वो यहाँ के व्यापारियों की कंडीशन थी कि वो सोच रहे थे कि अगर उन्होंने टेक्नोलॉजी ले ली, अगर उन्होंने मशीन ले ली, तो इतने पैसे वो जो डाल रहे हैं उससे उन्हें ऐसा तो नहीं है नुकसान हो जाएगा है, ऐसा तो नहीं है कि कभी मशीन लोगों पे मजदूरों पे चलानी ना आई, या फिर उतने पैसे का सामान नहीं बिका, हमारा घाटा ना हो जाए, है ना। तो सब लोग नई टेक्नोलॉजी को अपनाने से डर रहे थे, इसलिए भी जो रफ्तार थी वो धीमी थी। और ऊपर से क्या होता था कि जो टेक्नोलॉजी थी वो महंगी थी। ठीक है, कोई भी मशीन आती है महंगी आती है, मजदूर तो फिर जितना आप उससे काम लोगे उतने आपको पैसे देने हैं। मजदूर को 1 दिन के लिए खरीद के आ रहा है और उतने का वो काम दे रहा है। मशीन आपने ले लिया, काम नहीं कर रही है, तो इसके साथ भी ऐसे हुआ था। 10 दिन मैंने दिमाग मारा, बड़ी मुश्किल से मैं सीख पाई हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी में ठीक नहीं हूँ। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनको टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से समझ में आती है, मेरे को नहीं आती है जल्दी से समझ में। ठीक है, तो भाई हमारी पीढ़ी के जो लोग थे, मतलब अगर मैं अपनी ही बात करूं, तो मेरे पास बीएड में आया था फोन। ठीक है, बीएड में मेरी मम्मी पापा ने कीपैड वाला फोन दिलाया था। और शादी जब मेरी तय हो गई थी, शादी तय होने के बाद मेरी मम्मी पापा ने मुझे टच स्क्रीन फोन दिलाया था। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने टेक्नोलॉजी कितने दिन बाद यूज की है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे चल रहा है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है सीखने में। तो वही प्रॉब्लम इनके साथ थी कि अगर हमने खरीद ली मशीन और हम यूज नहीं कर पाए ठीक से, या फिर उतना मुनाफा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और महंगी थी इसलिए वो नहीं खरीद पा रहे थे। सौदागर व व्यापारी इसके इस्तेमाल के सवाल पर फूक फूक कर कदम रख रहे थे, यानी कि बहुत सोच समझ कर वो देखते थे कि भाई देख ले, पड़ोसी जो लेके आए पहले इनका देख ले, 2-3 साल इन्हें देख लेते हैं कि अगर इनका एक्सपेरिमेंट सफल रहा मशीन लगाने का तो हम भी लगा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मशीनें अक्सर खराब हो जाया करती थी, क्योंकि नई नई चीज थी, इतने ज्यादा इंजीनियर भी इंटेलिजेंट नहीं थे उस समय, क्योंकि नई नई चीजें विकास हो रही हैं, नई नई चीजों का विकास हो रहा है, तो क्या हो खराब हो जाती थी। अब उनको सही करवाने में पैसे लगेंगे, झंझट, उन्हें लेके जाओ फिर लेके आओ फैक्ट्री में, उन्हें सही करवाने भेजो। ठीक है, तो ये और उनकी मरम्मत पर काफी खर्च होता था। वे उतनी ही अच्छी अच्छी भी नहीं थी जितना आविष्कार या निर्माता उनका दावा करते थे। ठीक है, जितना उनका दावा किया जाता है कि बहुत बढ़िया है, इससे बहुत सस्ते में काम हो जाएगा, उतना बढ़िया नहीं था। इसलिए लोग उनको यूज करने से घबराते थे और उनका यूज कम करते थे। इसलिए 80% उस टाइम पे भी मजदूर काम कर रहे थे जब मशीनों का आविष्कार हो गया था, और 20% केवल मशीनों से काम लिया जा रहा था। इस बात को समझने के लिए आइए भाप के इंजन का उदाहरण देख सकते हैं। जेम्स वाट ने न्यू कोमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए और 1871 में
नए इंजन को पेटेंट करा लिया। ठीक है, जो जेम्स वाट ने जो इंजन बनाया था भाप का इंजन, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, कुछ जो कमियां थी उन सबको सुधारा और 1871 में उन्होंने एक नया इंजन बनाया, उसको पेटेंट करा लिया। पेटेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का, पेटेंट का मतलब होता है कि भाई ये चीज मैंने बनाई है, अब बस केवल मैं ही बेच सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो मॉडल मैंने तैयार किया है भाप के इंजन का, तो इस मॉडल को केवल मैं ही बेच सकता हूँ। अगर किसी को इस तरह की टेक्नोलॉजी बेचनी है तो वो खुद बनाए, खुद आविष्कार करे, इससे कुछ डिफरेंट बनाए तभी तो। ठीक है, अब जैसे ये जो चैनल है एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता है, इस पे केवल मैं वीडियो डाल सकती हूँ या मेरी मर्जी से, या मुझसे कोई पूछ कर वो वीडियो डाल सकता है, ऐसा तो नहीं है हर कोई वीडियो डाल सकता है, या फिर ये वाला नाम कोई भी यूज कर सकता है, क्योंकि इसका पेटेंट किसके पास है? मेरे पास, मैंने बनाया है, मैंने सारी चीजें इस पर करी है, तो इसका पेटेंट किसके पास है? मेरे पास है। ठीक है, अगर कोई इस नाम का यूज करेगा, गलत यूज करेगा, तो मैं बिल्कुल मना करूंगी कि भाई आप इस नाम का यूज नहीं कर सकते, आप इस नाम से चैनल नहीं खोल सकते, आप इस नाम से वीडियो नहीं डाल सकते, क्योंकि ये तो मेरी है ना, इसलिए। तो इसी तरह से यहाँ पर था। ठीक है, तो उन्होंने पेटेंट कराया, मतलब उसका मालिकाना अधिकार किसके पास था? इनके पास था। ठीक है, अगर आगे जो भी इंजन बने फिर उनमें कुछ कुछ चेंजेस हुए, फिर वैज्ञानिकों ने अपना नाम दिया उन्हें। तो इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बुल्टन ने किया। ठीक है, पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। अब देखो, इन्होंने आविष्कार कर लिया, इंजन बना के रख लिए, अब कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। खरीद क्यों नहीं रहा था? क्योंकि एक तो महंगे थे। ठीक है, दूसरी बात, इन पर भरोसा कैसे किया जाए कि ये सही चलेंगे, है ना? तो भरोसा करना बहुत मुश्किल था। तो ये सारी चीजें थी। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। ठीक है, कुल कितने? 321 इंजन थे कुल। ठीक है, जिसमें से 80 इंजन सूत के उद्योग में लगे हुए थे और 9 ऊन के उद्योग में, और बाकी खनन खनन के काम में, यानी कि जो भी खनिज वनिज के काम होते हैं उसमें। ठीक है, नहर निर्माण और लोहे कार्य में इस्तेमाल हो रहे थे, और किसी उद्योग में भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफी समय बाद तक भी नहीं हुआ था। ठीक है, जो छोटे मोटे उद्योग थे उनमें भाप के इंजन की जरूरत उनको लोगों को महसूस नहीं हो रही थी। वो सोच रहे थे कि हाँ ठीक है, ऐसे ही चलने दो काम। मजदूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी को अपनाने में भी उद्योगपति बहुत हिचकिचाते थे। क्यों हिचकिचाते? कि महंगी है, चलानी आएगी कि नहीं आएगी, खराब होगी तो सही कैसे होगी। ठीक है, और फिर मजदूरों के बराबर अच्छा काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अब भाई मजदूरों को तो डांट डपट के ज्यादा भी काम करवा लेते हैं, उनसे कह देते हैं कि और बढ़िया काम करो, और सुधार करो इसमें, तुमने फूल गलत बनाए, तुमने काटा गलत है, तुमने सिला गलत है, कुछ भी बोल सकते हैं। भाई मशीन को तो कुछ नहीं बोल सकते, उसका मन आ रहा है खराब कपड़ा बना रही है तो खराब कपड़ा ही बना रही है। इंसान उतनी बुरी तरह नहीं बिगाड़ सकता चीजों को जितनी बुरी तरह मशीन बिगाड़ सकती है। ठीक है, क्योंकि मशीन को डर नहीं है, उसका जैसा मन कर रहा है वैसे कर रही है। मजदूर को डर है कि अगर मैंने कुछ बिगाड़ा तो मालिक डांटेगा। ठीक है, मशीन को क्या फर्क पड़ रहा है, तुम उसको तोड़ दो, मालिक चाहे गुस्से में उसके कुछ मार दे, उसको फेंक दे उठा के, मशीन को क्या प्रभाव पड़ रहा है? कुछ नहीं। लेकिन मजदूर को तो महसूस होती है ना ये चीज कि भाई मालिक ने ऐसा व्यवहार किया, तो वो डर के रहता है और अच्छा काम करता है। ठीक है, मशीन से तो अच्छा ही करता है। अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे है कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूरी मशीनों का काम करने वाला नहीं, बल्कि परंपरागत कारीगरों और मजदूर भी होता था। यानी कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी कि लगभग 1850 तक मशीनों का बहुत ज्यादा बोलबाला नहीं था, बहुत कम मात्रा में इनका यूज होता था। ज्यादातर काम कौन करते थे? मजदूरी करते थे। अब आप कहेंगे हर बात में आपने भाप का इंजन, भाप का इंजन, भाई लाइट से भी तो चला सकते थे मशीनों को, भाप के इंजन की क्या जरूरत थी? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लाइट का जो आविष्कार हुआ था वो लगभग 18+ में हुआ था। ठीक है, और ठीक से स्मूथली सारी जगह जो लाइट आने लगी कारखानों में, वो लगभग 1850 के आसपास आने लगी थी। ठीक है, तो जब ये लाइट की व्यवस्था होने लगी, सारी चीजें होने लगी, फिर आराम से लोगों ने प्रौद्योगिकी को अपनाया, और आज यूरोप में, ठीक है, ये लगभग मैं 1850 की बात बता रही हूँ, 1850 तक भी मशीनों का बहुत ज्यादा बोलबाला नहीं था, कारीगरी काम करते थे। ठीक है, अब आ जाओ आप 2025 में। ठीक है, 2000 अगर हम 25 में आते हैं तो लगभग लगभग पौने 200 सालों में, ठीक है, लगभग पौने 200 सालों में क्या हो गया है? अब इस टाइम पे बहुत बड़ी मात्रा में यूरोप में मशीन ही काम करती है, इंसान काम नहीं करते हैं। ठीक है, रोबोट भी आप मशीनों में ही गिनोगे ना, घर की साफ सफाई, खाना बनाना, लोगों का ध्यान रखना, सारी चीजें मशीन ही कर रही है। अब उनको डर नहीं लगता है टेक्नोलॉजी अपनाने से, उनको पता है टेक्नोलॉजी इंसान के बराबर काम कर सकती है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि कोई भी टेक्नोलॉजी इंसान का पूरी तरह से काम नहीं ले सकती। जो जितना सोच समझ के आप कर सकते हो, उतना बढ़िया काम कोई मशीन नहीं कर सकती। एआई कभी भी इंसान का काम पूरी तरह से नहीं ले सकता, क्योंकि वो नई चीजों को नहीं कर रहा है। एआई
एआई क्या कर रहा है कि पुराने जो आंकड़े नेट पे डले हुए हैं उनको ही समराइज करके, मिक्स करके अलग अलग तरीकों से यूज कर रहा है, लेकिन अपने नए आइडियाज नहीं बना रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती केवल इंसान कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हर विभाग में कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए लेकिन फिर भी इंसानों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, मशीनें आपको खाना खिला सकती हैं लेकिन माँ जैसा दुलार नहीं कर सकती। ठीक है, माँ जैसी केयर नहीं कर सकती। तो कुछ तो अंतर होता है माँ के खाना खिलाने में, एक रोबोट के खाना खिलाने में, क्योंकि चाइना में, यूरोप के बहुत सारे देशों में बच्चों को पालने के लिए रोबोट रखे जा रहे हैं घरों में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, यानी कि हाथ का श्रम यानी कि मजदूर जो काम कर रहे थे, मजदूरों के काम, बिना मशीनों के जो मजदूर काम कर रहे थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा, भाप की शक्ति यानी कि भाप के इंजन का, है ना। और आधे से ज्यादा चैप्टर में भाप के इंजन की ही बात कही गई है। क्यों कही गई है, क्योंकि इस टाइम तक लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, इसके बाद वाला जो समय था उसमें लाइट का आविष्कार हुआ था। ठीक से अगर हम बात करें तो 19वीं शताब्दी के आसपास, 19वीं शताब्दी के मध्य में ही लाइट का ठीक से प्रयोग उद्योगों में होने लगा था। ठीक है, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लगभग 200 साल पुरानी ही बात है जब लाइट का आविष्कार हुआ और लाइट स्मूथली चलने लगी। ठीक है, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे गांव में लाइट नहीं थी। ठीक है, जब हम शहर में शिफ्ट हो गए थे पढ़ाई के लिए, क्योंकि स्कूल नहीं था बड़ा, गांव में 5वीं तक स्कूल था, तो फिर उसके बाद हम शहर में शिफ्ट हुए, तो वहां पर हमने लाइट देखी पहली बार। ठीक है, हमारे गाँव में, जब तक हम गाँव में रह रहे थे तब तक हमारे गाँव में लाइट नहीं थी, बिना लाइट के पढ़े हम। ठीक है, अब आप हंसना मत कि मैम बोलेंगे कि हम मोमबत्ती से पढ़े हैं, हम डिबिया से पढ़े हैं, सच में इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, लैंप से पढ़े तो क्या है, हमने ये सारी चीजें। ठीक है, तो हम जो सेकंड चैप्टर है, ये जो हाथ का श्रम और सेकंड जो पार्ट है इसका, हाथ का श्रम और वाष्प मशीन, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, फिर मुझे भी अपलोडिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे, सेकंड पार्ट में ये पूरा कवर करेंगे और थर्ड पार्ट में हम इसका फिर थर्ड पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम हर एक पार्ट को एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थर्ड में हम देखेंगे उपनिवेशों में उद्योगीकरण, उद्योगीकरण कैसे हुआ, फिर इसमें हम ये भी जानेंगे कि भारत में कैसे उद्योगीकरण हुआ। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला तो आप बिल्कुल देखना, छोड़ना ही मत, देखना मत भूलना, इसको तो आपको देखना ही है, क्योंकि ये भारत से रिलेटेड है। और जो भी चीज भारत से रिलेटेड है वो आपको 100% जाननी चाहिए, किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है, और वैसे भी आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, और जो भी फ्रेंड आपके 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, प्लीज लाइक करके जाना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। कोई भी कमी है तो प्लीज खुले मन से आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी कमियां रहेंगी मैं उनको सुधारने की कोशिश करूंगी और आने वाली वीडियोज को और ज्यादा बेटर देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।